हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैन। आई एम सुमित बंसल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम है फर्स्ट ग्रेड का, जिसमें आपका पेपर वन है, तो जो पेपर वन है आपका, उसके अंदर आपको पता है कि 30 क्वेश्चंस आपको कंपलसरी है करने। टोटल आपके क्वेश्चन आते हैं 75। 30 क्वेश्चन आपको क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है। अब चाहे आप हिंदी के टीचर हो, चाहे मैथ्स के हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री, किसी भी चीज के आप टीचर बन रहे हो, तो आपको 30 क्वेश्चंस तो मिनिमम है करने ही होंगे, क्योंकि 40% आपको करने होते हैं, है ना। तो इन 30 क्वेश्चंस में से अगर 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आप मैनेजमेंट के ठीक कर देते हो, तो इसका मतलब आपके पास बचता है ओनली 20 क्वेश्चंस का टारगेट। क्वालिफाई की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको रैंक मारना है, फोर श्योर सिलेक्शन लेना है, वो तो 50-50 क्वेश्चन भी टारगेट करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ बेसिकली कि ये जो आपके 10 क्वेश्चंस हैं, अगर ये आपके यहाँ तैयार हो रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अब ये 10 क्वेश्चन तैयार कैसे होंगे, क्या मटेरियल है, मैंने यूट्यूब पे बहुत चेक किया। जो चीज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ये अभी ऑलरेडी इस यूट्यूब के ऊपर नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्या बताने वाला हूँ, ये जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की है, इसमें आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, थोड़े से मैं आपको 2-3 पॉइंट बताता हूँ। उसके बाद विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा एमसीक्यूज। कुछ एमसीक्यूज थोड़े बहुत यूट्यूब पे किसी ने करवाए हुए हैं, बट उसके अंदर फिर वो मिक्स चीजें हैं और सब्जेक्ट भी इंक्लूड है। मैं सिर्फ आपको अभी जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो मैनेजमेंट का स्टार्ट कर रहा हूँ। सिर्फ मैनेजमेंट के हम यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट के ये जो 10 क्वेश्चन है, यानी 20 मार्क्स आपके यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। कैसे कंफर्म होंगे, आपको पता है कि नियर अबाउट आपके 20 टॉपिक्स हैं। इन 20 टॉपिक्स के ऊपर मैं इतने 2 महीने से काम कर रहा हूँ। मैंने आपके लिए 2000 प्लस क्वेश्चंस 2000 प्लस क्वेश्चंस मैंने आपके लिए स्लाइड्स बनाई हैं। उनका मैं कैसे एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा। और थ्योरी मैं आपको अलग से नहीं समझाऊंगा। अलग से थ्योरी वाले बहुत चैनल बने हुए हैं, उस पे आप बस थ्योरी को सुनते रहो, क्वेश्चंस आपसे होंगे नहीं। आप खुद ट्राई करके देख लेना। मैंने जो क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हैं, उनके लेक्चर्स देख के अगर आपसे क्वेश्चन हो जाए तो भैया आप मुझे बता देना, नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि थ्योरी पढ़ने में और एमसीक्यू लगाने में फर्क होता है। ये चीज आपको भी पता होगी काफी टाइम से। आई होप कि आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे। तो एमसीक्यू से आपको थ्योरी कैसे पढ़नी है, एमसीक्यू के अंदर जैसा कि आपको पता है कि पैटर्न चेंज हो चुका है अब लर्निंग का, तो आपको जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा, उसके अलावा जितने भी ऑप्शन है, उनसे रिलेटेड क्या फैक्ट्स हैं, क्या उनकी थ्योरी है, क्या उनकी एक्सप्लेनेशन है, वो सब चीजें मैं बताऊंगा, जिसको बेसिकली अपन कहते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो। हमारा जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट, फंक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट, जो कि है आपका शैक्षिक प्रबंधन। पहला ही आपका चैप्टर है, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको पता है बनते हैं। क्या है संकल्पना, कार्य और सिद्धांत की शैक्षिक प्रबंधन होता क्या है, काम कैसे करता है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, कौन कौन से इसमें आपको मैनेजमेंट के मिलेंगे बंदे, क्या उन्होंने बोला है, क्या नहीं बोला है, वो सारी चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रबंधन का गुरु किसे कहा जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्रबंधन का गुरु किसे कहा जाता है। प्रबंधन का गुरु यहाँ पे कहा जाता है पीटर ड्रैकर को। किसे कहा जाता है, पीटर ड्रैकर जो है वो प्रबंधन के गुरु होंगे आपके। गुरु कह लो प्रबंधन का। प्रबंधन से पी, पी से पीटर याद रख लेना। प्रबंधन का गुरु पीटर ड्रैकर। कौन है प्रबंधन का गुरु, पीटर ड्रैकर। अगर आपसे पूछ ले भारत में, क्या पूछ ले, भारत में प्रबंधन का गुरु या प्रबंधन का जनक, क्या पूछ ले आपसे, भारत में प्रबंधन का जनक कौन है, तो बताएगा कोई मुझे भारत में कौन है प्रबंधन का जनक। भारत में हो जाएंगे आपके अरविंद चौधरी। कौन से हो जाएंगे, अरविंद चौधरी। अरविंदम चौधरी भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कहीं कहीं। तो अरविंदम चौधरी जो है आपके, वो क्या हो जाएंगे, भारत के प्रबंधन के जनक हो जाएंगे। भारत में जो प्रबंधन का जनक शुरू किया वो किसने किया, आपके अरविंदम चौधरी ने। और प्रबंधन का जो गुरु है वो किसे कहा जाता है, पीटर ड्रेकर को। क्या लूथर गुलिक के बारे में भी कुछ पढ़ना है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी। लूथर गुलिक को कहा जाता है प्रबंधन नियोजन का जनक। क्या कहा जाता है, प्रबंधन का नियोजन का जनक किसे कहा जाता है, लूथर गुलिक को कहा जाता है। क्या सर लूथर गुलिक के बारे में और कोई भी इंफॉर्मेशन है क्या, बिल्कुल है। लूथर गुलिक की एक बुक है बहुत ही फेमस, जो पूछी भी जाती है। क्या बुक इन्होंने लिखी है, पेपर्स ऑन द साइंस। पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो बुक है कब लिखी थी इन्होंने, ये बुक कब लिखी थी बेटा, ये बुक लिखी थी 1937 में। तो 1937 की इनकी बुक है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किसकी बुक है ये,
ये किसकी बुक है? लूथर गुलिक की बुक है। लूथर गुलिक को क्या बोला जाता है? प्रबंधन के नियोजक का जनक बोला जाता है। प्रबंधन का गुरु किसे कहते हैं? पीटर ड्रैगर को कहते हैं। भारत में प्रबंधन का जनक कौन है? अरविंदम चौधरी है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं एफ डब्ल्यू टेलर। क्या टेलर के बारे में भी कोई जानकारी है? बिल्कुल, एफ डब्ल्यू टेलर। टेलर को हम क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता। क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है? एफ डब्ल्यू टेलर को। वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है? टेलर को। कैसे याद रखोगे? जब आप छोटे से थे तब आपके पापा आपको टेलर के पास ले जाते थे। किसके पास ले जाते थे? टेलर के पास। या जैसे मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूं तो मैथ्स के बच्चे कैसे याद रखते हैं? मैथ्स के अंदर मैथमेटिशियन है एक टेलर, तो टेलर है आपका साइंटिस्ट। टेलर कौन है? आपका साइंटिस्ट। तो जहां वैज्ञानिक दिख जाए वहां कौन सा हो जाएगा? टेलर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? टेलर। आपको जैसे याद रह जाए वैसे आप याद रख लेना। टेलर देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि बच्चे जब आप थे तो आपके पापा आपको टेलर के पास ले जाते थे, तो पिता आ जाए जहां पे वैज्ञानिक प्रबंधन का, वो आपका क्या हो जाएगा? एफ डब्ल्यू टेलर। या जो मैथ्स के स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ा होगा कि जो टेलर है, आपके फिजिक्स में भी आता है कि टेलर जो है आपका वो एक साइंटिस्ट था, तो वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता कौन हो जाएगा? टेलर। हालांकि वो टेलर अलग है, ये टेलर अलग है। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन? हेनरी फियोल। अब ये हेनरी फियोल के बारे में क्या जानकारी है सर? हेनरी फियोल भी इंपॉर्टेंट है। हेनरी फियोल को कहा जाता है प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता। प्रबंधन के प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता। तो प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता अगर आपसे पूछे तो किसे कहा जाता है? हेनरी फियोल को। अच्छा, और कुछ भी कहते हैं क्या? बिल्कुल कहते हैं सर। प्रबंधन के विशिष्ट कार्यों का जन्मदाता। प्रबंधन के विशिष्ट प्रबंधन के विशिष्ट कार्यों का जन्मदाता, ये भी किसे कहा जाएगा? हेनरी फियोल को कहा जाएगा। सुव्यवस्थित प्रबंधन आ जाए। सुव्यवस्थित प्रबंधन किसने दिया? सुव्यवस्थित प्रबंधन प्रणाली के जनक कौन है? सुव्यवस्थित प्रबंधन, तो ये भी किसका आ जाएगा? आपका हेनरी फियोल का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? हेनरी फियोल का आ जाएगा। कौन सा? सुव्यवस्थित प्रबंधन। आधुनिक प्रबंधन का जनक पूछ ले। क्या पूछ ले? आधुनिक प्रबंधन का जनक। आधुनिक प्रबंधन का जनक तो भी आपका कौन सा होगा? हेनरी फ्योल। अच्छा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को देखने में आपका कोई इंटरेस्ट होना भी नहीं चाहिए। आपके जो काम की चीज है वो आपके स्क्रीन पे है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बार बार फिर वो हटने का चक्कर रहता है कि सर मेरा स्क्रीनशॉट नहीं लिया गया, आप हटे नहीं, ये क्वेश्चन रह गया, वो रह गया, तो अपन ने वो चक्कर ही नहीं रखा। ठीक है, सिर्फ आपको स्क्रीन दिखाई देगी, बाकी भैया आपको यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, चलो भाई। तो अब हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था बेसिकली इस क्वेश्चन का, वो मत भूल जाना, वो तो था पीटर ड्रेकर। कौन था? पीटर ड्रेकर। तो यहाँ पे दोबारा रिपीट करते हैं, प्रबंधन का गुरु कौन है? पीटर ड्रेकर। लूथर गुलिक को बोला जाता है प्रबंधन का नियोजक का जनक। लूथर गुलिक की एक बुक है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937, ये बुक लिखी है लूथर गुलिक ने। ठीक है, फिर आ जाता है एफ डब्ल्यू टेलर। टेलर कौन है? साइंटिस्ट। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता अगर आए तो कौन होगा? एफ डब्ल्यू टेलर होगा। हेनरी फ्योल को मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता, आधुनिक प्रबंधन का जनक, सुव्यवस्थित प्रबंधन प्रणाली जो जिसने दी है वो कौन है? हेनरी फ्योल है। प्रबंधन के विशिष्ट कार्यों का जन्मदाता कौन है? हेनरी फ्योल। भारत में प्रबंधन पूछ ले तो कौन है आपका? अरविंदम चौधरी है। कौन है? अरविंदम चौधरी। और लूथर गुलिक ने, अच्छा ये बुक्स वाली जो चीजें है ना, ये आजकल लेटेस्ट ट्रेंड में है, बुक्स पूछ लेते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें जो पिता विता है ये सब तो सबने रट रखी है, सभी किताबों में दे रखा है। ये जो बुक वाली चीज है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि लूथर गुलिक की बुक है पर्स पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937। अच्छा, तो सर हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक की, अच्छा ये हो गई। एक और बुक है वो मैं आपको आगे करवाऊंगा, और उससे पहले एक हेनरी फ्योल की बुक भी देख लो। एक और बुक मुझे याद आ गई, हेनरी फ्योल की आपकी बुक है, क्या बुक है? एंड इंडस्ट्रियल जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये बुक अगर आपकी पूछे तो कौन है? हेनरी फ्योल की ये बुक है। किसकी है? हेनरी फ्योल की। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा किसने दी? सुव्यवस्थित प्रबंधन। तो सुव्यवस्थित प्रबंधन मैंने अभी आपको बताया है। सुव्यवस्थित प्रबंधन आप देखोगे, ये रहा आपका सुव्यवस्थित प्रबंधन। ये देखो, सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा किसने दी? हेनरी फ्योल ने। किसने दी? हेनरी फ्योल ने। तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। एफ डब्ल्यू टेलर। टेलर का अभी आपको बताया था वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता। कौन है वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता? अभी आपको ऊपर बता के हटाऊं मैं। लूथर गुलिक, अरविंदम चौधरी। लूथर गुलिक के बारे में मैंने आपको अभी बताया, प्रबंधन के नियोजक का जनक। क्या कहा जाता है इनको? बार बार मैं हालांकि लिखूंगा नहीं, लेकिन एक बार आपको बता देता हूं, जिससे कि आपको बार बार सुनने से क्या याद हो जाएगा। ठीक है, प्रबंधन के नियोजन के जनक।
प्रबंधन के नियोजन के जनक कौन है? लूथर गुलिक। हेनरी फ्योल को कहा जाता है सुव्यवस्थित प्रबंधन का जनक। और क्या कहा जाता है हेनरी फ्योल को? आधुनिक प्रबंधन की जो प्रणाली है उसके जनक भी कौन है आपके? हेनरी फ्योल है। अरविंदम चौधरी जो है भारतीय प्रबंधन के जनक हैं। किसके जनक हैं? भारतीय प्रबंधन के। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपको चीजें बताई थी उसी से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, आगे देखो फिर वही आ गया भारत में प्रबंधन का जनक। अभी आपको बता के हटाऊं, भारत में प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? अरविंदम चौधरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरविंदम चौधरी को। अरविंदम चौधरी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? भारत में प्रबंधन का जनक। दोबारा रिपीट करो, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल को कहा जाता है आधुनिक प्रबंधन का जनक, सुव्यवस्थित प्रबंधन का जनक, प्रबंधन के विशिष्ट कार्यों का जन्मदाता, प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता। ये भी किसे कहा जाता है? हेनरी फ्योल को कहा जाता है। लूथर गुलिक की बात करें तो इन्हें कहा जाता है प्रबंधन के नियोजक का जनक। लूथर गुलिक की जो बुक है वो है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937। और हेनरी फ्योल की जो आपकी बुक है वो आ जाती है आपकी जनरल, कौन सी? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको मैं ऊपर बता चुका हूं, वहीं से क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये कैसी कैटेगरी है क्वेश्चन की, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है प्रबंधन का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? प्रबंधन का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो ध्यान से सुनेंगे, पहले इसको समझेंगे। कॉमन सेंस की बात है। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, शक्ति ग्रह पावर हाउस। मैनेजमेंट का पावर हाउस किसे बोलेंगे? पावर हाउस क्या होता है? कोई भी मैनेजमेंट, आप अगर आपको कोई एक स्कूल दे दिया जाए संभालने के लिए, आपको कोई एक स्कूल दे दिया जाए संभालने के लिए, आपको मैनेजमेंट करना है, तो आपका वो मैनेजमेंट का पावर हाउस क्या होगा? सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज क्या होती है? आपका कम्युनिकेशन। सबसे ज्यादा इस चीज में क्या इंपॉर्टेंट होती है? आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपका संप्रेषण कैसा है। तो प्रबंधन का शक्ति ग्रह कौन होता है? प्रबंधन का शक्ति ग्रह बोला जाता है किसको? संप्रेषण को बोला जाता है। प्रबंधन का शक्ति ग्रह, प्रबंधन का शक्ति ग्रह। अब इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे। अगर पूछे प्रबंधन का शक्ति ग्रह, क्या पूछे? प्रबंधन का शक्ति ग्रह। और क्या पूछते हैं? प्रबंधन का हृदय, या पूछ लेते हैं प्रबंधन की आत्मा किसे कहते हैं? प्रबंधन का भविष्य, क्या पूछ लेते हैं? प्रबंधन का भविष्य किसे कहते हैं? प्रबंधन का हाईवे, प्रबंधन का हाईवे, या जिसको अपने बोल सकते हैं हिंदी में राजमार्ग। प्रबंधन का राजमार्ग किसे कहते हैं? प्रबंधन का नाड़ी तंत्र किसे कहते हैं? या इसको बोल दो धमनियां। प्रबंधन का नाड़ी तंत्र या धमनियां, ये सब क्या है? इन सब के भी फैक्ट सुनो। प्रबंधन का शक्ति ग्रह अभी आपको बताया है संप्रेषण। कम्युनिकेशन अगर आपका इफेक्टिव है, संप्रेषण अच्छा है, तो प्रबंधन का शक्ति ग्रह होगा, यानी प्रबंधन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। पावर हाउस होता है ये आपका, इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। अब प्रबंधन की आत्मा या हृदय क्या है? प्रबंधन की आत्मा या हृदय किसे बोलेंगे? कोई भी चीज आप कब करोगे? मैनेजमेंट जो है अगर आपको करना पड़े तो आप कब करोगे? क्या चीज आपके दिल, आप किसको बोलोगे? आत्मा किसको बोलोगे? उसकी सोल किसके बोलेंगे हम? अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो क्या आप मैनेजमेंट कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे। तो अभी प्रेरणा जो है, यानी कि जो मोटिवेशन है आपका, वो आपका क्या होता है? प्रबंधन का हृदय होता है, आत्मा होती है। अगर आपके अंदर से, हृदय से, आपकी आत्मा से मोटिवेशन नहीं आएगा तो कोई जोर मार ले, कितना ही बड़ा आपका डीईओ आके बैठ जाए आपके सिर के ऊपर, आपसे वो काम नहीं करवा पाएगा, क्योंकि आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है। अगर आपका मोटिवेशन अच्छा है, आपका जो हृदय के अंदर मोटिवेशन है, तभी आप मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओगे। और शक्ति ग्रह आपको मैंने बता दिया क्या होता है, पावर हाउस क्या होता है, संप्रेषण होता है। प्रबंधन का भविष्य, प्रबंधन का भविष्य, आपका मैनेजमेंट अच्छा कब होगा? इन फ्यूचर, जब आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, निर्णय अच्छा होगा आपका। तो निर्णय जो है प्रबंधन का भविष्य। प्रबंधन का भविष्य आपसे पूछे तो किसे बोलेंगे हम? निर्णय को बोलेंगे। प्रबंधन का नाड़ी तंत्र या धमनियां किसे बोला जाता है? प्रबंधन का नाड़ी तंत्र या धमनियां, कोई बताएगा मुझे किसे बोला जाता है? संप्रेषण को ही बोला जाता है जी। कम्युनिकेशन जो है आपका, इसको हम प्रबंधन का नाड़ी तंत्र भी कहते हैं, प्रबंधन का राजमार्ग भी कहते हैं, प्रबंधन का शक्ति ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट आपको अच्छे से याद रखना है। मैं रिपीट करता हूं, क्वेश्चन क्या था हमारा? प्रबंधन का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? संप्रेषण को कहते हैं। प्रबंधन का नाड़ी तंत्र किसे कहते हैं? संप्रेषण को। प्रबंधन का हाईवे किसे कहते हैं? संप्रेषण, कम्युनिकेशन। प्रबंधन का भविष्य किसे बोलेंगे हम? निर्णय को बोलेंगे। डिसीजन जो है आपके, हृदय किसे बोलेंगे? अभिप्रेरणा को। मोटिवेशन होगा तभी काम हो पाएगा। अच्छा, उसके बाद एक आपको और याद रखना है इसमें, संगठन का मस्तिष्क। क्या आ जाए? संगठन का मस्तिष्क,
किसे कहा जाता है? माइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ ब्लड कह देते हैं, लाइफ ब्लड के नाम से भी पूछ लिया जाता है। लाइफ ब्लड या आपका आ जाता है संगठन का मस्तिष्क। तो ये किसे बोला जाएगा? प्रबंधन को। प्रबंधन को बोला जाएगा संगठन का मस्तिष्क। ठीक है। और एक और फैक्ट याद रखना, संगठन को क्या बोला जाता है? संगठन को क्या बोला जाता है? प्रबंधन की रीढ़ की हड्डी। प्रबंधन की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ द मैनेजमेंट। क्या हो जाएगा? बैकबोन ऑफ द मैनेजमेंट, बैकबोन ऑफ द मैनेजमेंट, बैकबोन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो बैकबोन है वो किसे कहा जाता है? संगठन को कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है। जो आप संगठन बनाओगे, जो मैनेजमेंट को देखेगी, उस समिति संगठन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? प्रबंधन की रीढ़ की हड्डी बोलेंगे, क्योंकि वही तो सारा काम करेगा। वो संगठन ही तो सारा काम करेगा, जो भी उसको एप्लीकेशन करना है, जो स्ट्रेटेजी बनानी है, फिर उसको एम्प्लॉय करना है, एग्जीक्यूट करना है, ये सारा काम कौन करेगा? वो संगठन करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन करेगी। यानी प्रबंधन की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ द मैनेजमेंट कौन होगा? संगठन होगा। उस संगठन का मस्तिष्क कौन होगा? उसका माइंड कौन होगा? उनका मैनेजमेंट होगा। फिर उस मैनेजमेंट का शक्तिग्रह कौन होगा? संप्रेषण होगा। आत्मा कौन होगी? अभिप्रेरणा होगी। अच्छा, एक और यहाँ पे आपको शानदार फैक्ट बताता हूँ, एक और आपको यहाँ पे शानदार फैक्ट बताता हूँ कि ये जो प्रबंधन का हृदय मैंने बोला है, किससे बोला है? अभिप्रेरणा को। मैंने बोला है क्या? जी नहीं, ये अभिप्रेरणा बोला किसने है? प्रबंधन का हृदय अभिप्रेरणा को किसने बोला है? नाम याद रख लेना, रेंसिस लिंकर्ट। किसने बोला है? लेंसिस रिंकर्ट। तो ये जो रेंसिस लिंकर्ट है, इन्होंने क्या बोला है? प्रबंधन को, प्रबंधन की आत्मा या हृदय किसको बोला है? अभिप्रेरणा को। बोला किसने है? रेंसिस लिंकर्ट। याद रह जाएगा, रेंसिस लिंकर्ट। किसने कहा है? रेंसिस लिंकर्ट ने क्या कहा है? अभिप्रेरणा। किसको कहा है? प्रबंधन के हृदय को। क्लियर है सारा फैक्ट? अब इससे रिलेटेड जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे, मुझे नहीं लगता आपकी कोई इसमें दिक्कत आएगी। फटाफट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, देखते हैं आपको याद रहता है या नहीं रहता। प्रबंधन का हृदय किसे कहा जाता है? तो प्रबंधन का हृदय अभी आपको मैंने बताया है। प्रबंधन के हृदय की बात करें तो जब तक आपके हृदय में, आपके आत्मा में मोटिवेशन नहीं आएगा, तब तक आप प्रबंधन नहीं कर सकते, मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो प्रबंधन का हृदय किसे कहा जाता है? अभिप्रेरणा को कहा जाता है। ठीक है, ऊपर वाला समझ में आ गया ना? मैंने टिक कर दिया था। ठीक है, ठीक है, ओके। तो प्रबंधन का हृदय किसे कहा जाता है? अभिप्रेरणा को। निर्णयन को क्या कहते हैं? प्रबंधन का भविष्य। क्या कहते हैं? प्रबंधन का भविष्य। किसे कहते हैं हम? निर्णयन को क्या कहते हैं? प्रबंधन का भविष्य। संप्रेषण को हम क्या कहते हैं? प्रबंधन का शक्तिग्रह। क्या कहते हैं? प्रबंधन का शक्तिग्रह। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था? प्रबंधन का हृदय। तो प्रबंधन का हृदय पूछे तो कौन होगा आपका? नवाचार नहीं, प्रबंधन का हृदय वो आपका हो जाएगा कौन सा? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन का भविष्य किसे कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया है, प्रबंधन का भविष्य किसे कहा जाता है? प्रबंधन का भविष्य किसे कहा जाता है? निर्णयन को। जो आपकी डिसीजन मेकिंग है वही तो आपका मैनेजमेंट का फ्यूचर डिसाइड करेगी। तो निर्णयन को हम कहते हैं प्रबंधन का भविष्य। अभिप्रेरणा को हम क्या कहते हैं? प्रबंधन का हृदय। अभिप्रेरणा को क्या कहते हैं? प्रबंधन का हृदय या प्रबंधन की आत्मा कहते हैं। संप्रेषण को क्या कहते हैं? प्रबंधन का शक्तिग्रह। संप्रेषण मतलब शक्तिग्रह, पावर हाउस। पावर हाउस कहते हैं किसको? संप्रेषण को। और संगठन का मस्तिष्क पूछे तो प्रबंधन। और संगठन क्या होता है आपका? संगठन आपका क्या होता है? प्रबंधन की रीढ़ की हड्डी होती है। अच्छा जी, ये प्रबंधन का हृदय अभिप्रेरणा को कहते तो हैं, लेकिन कहा किसने है? कहा किसने है? रेंसिस लिंकर्ट। नाम याद रखना है आपको, रेंसिस लिंकर्ट ने क्या कहा है? इसको प्रबंधन की आत्मा या हृदय कहा है। क्लियर है? चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया कोई भी मानवीय संसाधन प्रबंधन कहलाता है। उपयुक्त परिभाषा किसने दी? अब ये देखो, परिभाषाओं वाले जो क्वेश्चन है ना, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। कोई भी अच्छी सी बुक जो आप फॉलो कर रहे हो, उसमें से 5-7 डेफिनेशन है, ज्यादा नहीं है। मेन आप याद कर लेना। जो जो नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना।
ये आपको क्या कह रहा है, मैं कैसे याद रखता हूँ चीजें, वही मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। मेरा बहुत हाथ तंग रहता है ऐसी चीजों में, कैसे इनको याद रखा जाए, इतना डेटा इकट्ठा हो जाता है, फिर आपको अपना सब्जेक्ट भी करना होता है, तो कैसे ये सारी चीजें मैनेज होती है। मैं भी उस दौर से निकला हूं, तो मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ कैसे इनको रटना पड़ेगा आपको। तो ये देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये वर्ड पकड़ना है मानवीय। क्या वर्ड पकड़ना है आपको यहाँ पे, मानवीय। तो मानवीय से आप याद रखोगे मुने, सीधा सीधा, जेडी मुने। तो क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका कि किसी किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया कोई भी मानवीय संसाधन प्रबंधन कहलाता है। हालांकि अब यहाँ से एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, प्रबंधन जो है ना, प्रबंधन प्रबंधन के अंदर कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रबंधन के अंदर, जैसे इसने बोला मानवीय है, क्या बोला इसने, मानवीय, वैसे वो पूछ लेते हैं कि कितने इसमें आप डिवाइड कर सकते हो, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो प्रबंधन जो है आपका, उसके संसाधन पूछे, प्रबंधन के अगर आपसे संसाधन पूछे तो आपका एक तो हो जाएगा भौतिक संसाधन, एक हो जाएगा मानवीय संसाधन। प्रबंधन के दो संसाधन होते हैं, डिवाइड करेंगे तो एक हो जाएगा आपका भौतिक, एक हो जाएगा मानवीय। मानवीय में क्या क्या आ जाएगा आपका, छात्र आ जाएगा, टीचर आ जाएगा, अभिभावक आ जाएंगे, पेरेंट्स आ जाएंगे, एसएमसी के जो सदस्य हैं वो आ जाएंगे, समिति, विद्यालय समिति जो होती है उसके सदस्य आ जाएंगे। भौतिक में आपका क्या हो गया, जैसे आपकी स्कूल की बिल्डिंग हो गई, खेल का मैदान हो गया, ठीक है, झूले हो गए, फिर आपका क्लासरूम हो गया, बेंचेस हो गई, ये सारी चीजें आ जाएगी भौतिक में। और मानवीय में जो बंदे हैं, इंसान है, वो मानवीय में आ जाएंगे। आगे डिस्कस करेंगे और डिटेल में। तो यहाँ ये क्या कह रहा है कि मानवीय संसाधन का जो प्रबंधन है किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया गया है। तो ये परिभाषा किसने दी, मानवीय से आप याद रखोगे मुने, मानवीय से आप लोग क्या याद रखोगे, जेडी मुने। ठीक है। अब ये जो बाकी लोग हैं इनके बारे में कोई फैक्ट है क्या, जी सर बिल्कुल है। इनके बारे में भी फैक्ट आपको बता देते हैं। सबसे पहले आता है रायबर्न। रायबर्न ने क्या कहा था कि प्रधानाध्यापक जो है, प्रधानाध्यापक जो है वो दृढ़ चरित्र का होना चाहिए। प्रधानाध्यापक दृढ़ चरित्र का होना चाहिए। ये चीज किसने कही थी, ये चीज आपके कही थी रायबर्न ने। किसने कही थी, रायबर्न ने। याद कैसे रखोगे, जब आपका एज ए प्रिंसिपल दृढ़ चरित्र होगा, आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो पर्सोना है, आपका जो ओरा है वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। तो जब आपका चरित्र बहुत दृढ़ होगा, सॉलिड होगा, आपकी पर्सनैलिटी मैं कहता हूँ एक नंबर मस्त मक्खन होगी, तब क्या होगा, लोग आपसे जलेंगे, लोग क्या होंगे, आपसे जलेंगे। लेकिन क्योंकि आपका चरित्र बहुत शानदार है, बहुत सॉलिड पर्सनैलिटी है, तो वो आपसे राय मांगने आते हैं। वो आपसे क्या आते हैं, राय मांगने आते हैं। कब आते हैं, जब आपका चरित्र बहुत सॉलिड होता है। राय भी मांगेंगे और आपसे जलेंगे भी। जलने को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में बर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्न कहते हैं। तो जब आपका प्रधानाध्यापक के तौर पे दृढ़ चरित्र होगा, तब लोग आपसे राय भी मांगेंगे, तब लोग आपसे जलेंगे भी। कब जलेंगे, जब दृढ़ चरित्र होगा। जलेंगे तो क्या होंगे, बर्न होंगे। बर्न होंगे मतलब रायबर्न। तो रायबर्न ने क्या कहा था, प्रधानाध्यापक दृढ़ चरित्र का होना चाहिए। जब कभी ये डेफिनेशन आ जाए प्रधानाध्यापक दृढ़ चरित्र का है, किसने कहा था, कंफ्यूज नहीं होना। दृढ़ चरित्र मतलब लोग हमसे जलेंगे, जलेंगे मतलब बर्न होंगे, तो रायबर्न। खत्म। चलो, उसके बाद और हम इसमें क्या याद रख सकते हैं, कुर्बली। अच्छा, कुर्बली इसमें है नहीं, जॉन डीवी आ गया। चलो, इसके बारे में आपको वैसे आगे और मैं बता दूंगा डिटेल में। बाकी चलो, अभी टॉपिक छेड़ा तो मैं बता ही देता हूँ। जॉन डीवी के बारे में एक चीज आपको बता देता हूँ। जॉन डीवी ने बहुत ही शानदार बात बोली है। जॉन डीवी ने विद्यालय का हृदय, विद्यालय का हृदय किसको कहा जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये भी आ जाता है कि विद्यालय का हृदय किसे कहते हैं। तो विद्यालय का जो हृदय है, विद्यालय का जो हार्ट है, वो क्या होता है, पुस्तकालय होता है। क्या होता है, पुस्तकालय। विद्यालय के हृदय को विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है, तो पुस्तकालय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पुस्तकालय को। लेकिन ये बात कही किसने, ये बात कही किसने, मैंने तो नहीं कही, आपने भी नहीं कही, ये बात कही सर आपके जॉन डीवी ने। किसने कही, जॉन डीवी ने। और जेडी मुने ने क्या कहा कि मानवीय संसाधन प्रबंधन होंगे। किसने कहा, जेडी मुने ने। वैसे प्रबंधन के संसाधन अपने देखें तो आपके पास दो होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं भौतिक संसाधन, एक होते हैं मानवीय। रायबन ने क्या कहा था कि जो प्रधानाध्यापक है वो दृढ़ चरित्र का होना चाहिए। यहां तक किसी को कोई डाउट, क्लियर है, मजा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 नंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, हो गया। एट्थ है। एट्थ क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, प्रबंधन में प्रमुख रूप से कितने संसाधन पाए जाते हैं। अभी आपको बता के हटाऊं मैं, प्रबंधन में प्रमुख रूप से कितने संसाधन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर सर जी हो जाएगा कितना, दो। दो मुख्य संसाधन पाए जाते हैं। कौन कौन से दो संसाधन है, एक आपका है मानवीय संसाधन और एक आपका है भौतिक संसाधन। बहुत ही बेसिक हो गया, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। भौतिक में आपका क्या आ जाएगा, जैसे आपके आ गए बेंच आ गए, स्कूल का मैदान आ गया, आपकी जो बिल्डिंग है,
वो हो जाएगी, ठीक है। ये सारी भौतिक चीजें जो है, मटेरियल चीजें जो है वो आ जाएगी। मानवीय संसाधन में क्या आ जाएगा आपका, छात्र आ गए, ठीक है, फिर आपके टीचर आ गए, कौन आ गए, टीचर आ गए, पेरेंट्स आ गए, एसएमसी के जो सदस्य हैं वो आ गए, और आपके कौन हो जाएंगे, प्रिंसिपल हो गया, इसको कैसे भूल गए भाई, ये हो गया है ना। तो ये सारी चीजें आपके आ जाएगी किसमें, मानवीय संसाधन में। तो प्रबंधन के कितने संसाधन है, मुख्य रूप से दो ही संसाधन है। नेक्स्ट, प्रधानाध्यापक दृढ़ चरित्र का होना चाहिए। दृढ़ चरित्र का, देखो मैंने इस पे बहुत मेहनत की है बनाने में, इसी तरीके से मैंने आपको फ्रेम किया है कि इसी क्लास में सारा आपको याद हो जाएगा। क्या वर्ड आ गया, दृढ़ चरित्र। जब आप प्रिंसिपल बन जाओगे, आपका चरित्र दृढ़ हो जाएगा, तब लोग आपसे क्या होंगे, जलेंगे। दृढ़ चरित्र देखते ही आपके माइंड में होना चाहिए, लोग जलेंगे, लोग आपसे बर्न होंगे, क्या होंगे, बर्न होंगे, और आपसे लोग राय लेने आएंगे। बर्न से ही आप टिक कर देना राय बर्न, क्या टिक कर देना, राय बर्न। मुनि ने तो क्या कहा था, मानवीय संसाधन प्रबंधन, मानवीय, मुने से बस सीधा याद रखना, मानवीय संसाधन प्रबंधन, मुने जहां पे आ जाए मानवीय संसाधन प्रबंधन याद रह जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, अच्छा। पिट्समैन और कुरबली, क्या इनके बारे में भी कुछ कुछ बता दें क्या। कुरबली ने क्या कहा था, प्रधानाध्यापक का दृढ़ चरित्र, ये तो किसने कहा था, जेडे मुने ने, जेडी मुने ने कहा था। लेकिन कुरबली ने क्या कहा कि जो प्रधानाध्यापक है ना, ये दृढ़ भी होना चाहिए ये साहसी भी होना चाहिए, ये तर्कवान भी होना चाहिए, इसके अंदर अदम्य साहस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अदम्य साहसी होना चाहिए। क्या नॉलेजेबल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, और उल्टी गुलाटी भी मार दे ऐसा भी होना चाहिए, ये भी लिख देता, सारा कुछ ही हो जाए, है ना। भाई प्रधानाध्यापक ही सब कुछ कर ले, तो प्रधानाध्यापक दृढ़ भी होगा, साहसी भी होगा, तर्कवान भी होगा, अदम्य भी होगा, साहसी भी होगा, ज्ञानी भी होगा, आपको नाच के भी दिखाएगा। ये सब काम किसने बोले, कुरबली ने। कुरबली को ज्यादा कुलकुली है, क्या है, इसको ज्यादा कुलकुली है। तो जब इतनी सारी चीजें आपसे कोई करवा रहा है, इतनी सारी चीजें जब आपसे कोई करवा रहा है, तो उसको जाहिर सी बात है उसको कुलकुली है। तो कुलकुली किसको है, कुरबली को है। जलते लोग कब है आपसे, जब आपका चरित्र दृढ़ होता है। मानवीय कब होगा, मुनि होगा। मानवीय कब होगा, मुनि होगा। किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत, अच्छा। फिर मैं आपको एक फैक्ट और बता रहा था पिट्समैन के बारे में, है ना। तो पिट्समैन के बारे में भी इंपॉर्टेंट कथन है, क्या है, उत्तम पुस्तकालय, इसने क्या कहा है, उत्तम पुस्तकालय ही उत्तम विद्यालय की पहचान है। उत्तम पुस्तकालय ही उत्तम विद्यालय की पहचान है, ठीक है। ये चीज सर आपके किसने बोली है, पिट्समैन ने बोली है। क्या बोली है, उत्तम प्रकार का पुस्तकालय ही उत्तम विद्यालय की पहचान है, ये चीज आपके बोली है पिट्समैन ने। कुरबली को ज्यादा कुलकुली है, वो आपको कहता है कि आप दृढ़ बनो, साहसी बनो, अदम्य साहस का परिचय दो, तर्कवान बनो, लॉजिकल बनो, आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, धैर्यवान होने चाहिए वो आप, है ना, सारी चीजें चाहिए इसको। तो कुलकुली का मतलब हो गया कुलबली। रायबर्न, जलेंगे कब लोग आपसे, जब दृढ़ चरित्र होगा। मानवीय का मतलब मुने, ठीक है। और कैसे याद करवाएं बताओ, नींद में भी कोई उठा के पूछे तो तुम बता दोगे, इतना शानदार मैंने तुम्हें बता दिया। नेक्स्ट, विद्यालय का नाड़ी तंत्र किसे कहा जाता है, विद्यालय का नाड़ी तंत्र। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन बताया था, प्रबंधन का नाड़ी तंत्र, प्रबंधन का नाड़ी तंत्र वो अलग था, वो अलग था, ये अलग है। ये कह रहा है विद्यालय का नाड़ी तंत्र, बस यहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप ऐसे मैपिंग करके पढ़ते हो ना, रिलेट करके पढ़ते हो, तब आपको ये चीजें क्लियर होती है। तो प्रबंधन का जो नाड़ी तंत्र है वो आपका क्या है, संप्रेषण है, वो आपका कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, संप्रेषण को कहा जाता है प्रबंधन का नाड़ी तंत्र। यहाँ पूछ रहा है विद्यालय का नाड़ी तंत्र, तो विद्यालय का नाड़ी तंत्र कौन होगा बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, पूरा जो सिस्टम कैरी करेगा, पूरा जो सिस्टम चलाएगा, वो कौन चलाएगा, कौन है आपका इसमें मेन, प्रधानाध्यापक, बालक, अध्यापक या अभिभावक, अध्यापक। जो टीचर्स हैं वही तो पूरा इकोसिस्टम बनाएंगे। प्रधानाध्यापक तो मुखिया हो गया, टॉप का हो गया, बालक तो वो हैं जैसे आपके इनपुट में आ गए, बालक को तो हम सिखाएंगे, अभिभावक को हम रिपोर्ट देंगे। तो मेन जो नाड़ी तंत्र है विद्यालय का, वो कौन है, अध्यापक है। विद्यालय का नाड़ी तंत्र कौन है, अध्यापक है। तो सर विद्यालय से रिलेटेड और बातें भी बता दो, बताते हैं। जैसे प्रबंधन में आपको एक चार्ट बनवाया था, वैसे ही एक चार्ट विद्यालय का भी बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे सर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो विद्यालय के बारे में हमें कुछ चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले विद्यालय का नाड़ी तंत्र, क्या पूछ सकता है, विद्यालय का नाड़ी तंत्र। फिर विद्यालय का मस्तिष्क, विद्यालय का मस्तिष्क। फिर आपका आ जाएगा विद्यालय का स्पार्क प्लग, क्या आ जाएगा, विद्यालय का स्पार्क प्लग किसे कहा जाता है, बच्चों का उद्यान, क्या आ गया, बच्चों का उद्यान।
ये भी क्या हो जाएगा आपका, विद्यालय हो जाएगा। विद्यालय की सर्वोच्च इकाई, विद्यालय की सर्वोच्च इकाई क्या है? विद्यालय का प्रशासक कौन है? विद्यालय का प्रशासक कौन है? फिर विद्यालय का हृदय कौन है? क्या है? विद्यालय का हृदय कौन है? ठीक है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले विद्यालय का हृदय मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूं। विद्यालय का हृदय कौन है? पुस्तकालय है। और उत्तम प्रकार का पुस्तकालय ही उत्तम विद्यालय की पहचान है। ये बात किसने कही थी? पिट्समैन ने कही थी। किसने कही थी? पिट्समैन ने। विद्यालय जो है वही नाड़ी तंत्र है। विद्यालय का नाड़ी तंत्र, सॉरी, विद्यालय का नाड़ी तंत्र। विद्यालय का हृदय कौन है? पुस्तकालय। विद्यालय का नाड़ी तंत्र कौन है? अध्यापक है। विद्यालय का नाड़ी तंत्र कौन है? अध्यापक है। विद्यालय का मस्तिष्क, विद्यालय का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ द स्कूल, ब्रेन ऑफ द स्कूल कौन होगा? एक कॉमन सी बात है, स्कूल का मस्तिष्क कौन होगा? सबसे बड़ा हेड कौन होगा? तो प्रिंसिपल होगा। कौन होगा? प्रिंसिपल होगा, यानी कि प्रधानाध्यापक होगा। कौन होगा आपका? प्रधानाध्यापक जो है वो होगा आपका स्कूल का मस्तिष्क। सर्वोच्च इकाई, स्कूल की सर्वोच्च इकाई, ये भी तो प्रधानाध्यापक ही होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, सीधा ही याद रह जाएगा। विद्यालय का प्रशासक कौन होगा? ये भी प्रधानाध्यापक होगा। बच्चों का उद्यान क्या होता है? विद्यालय होता है। बच्चों का उद्यान किसे कहा गया है? विद्यालय को। लेकिन कहा किसने है बच्चों का उद्यान विद्यालय को? बच्चों का उद्यान विद्यालय को कहा किसने है? फ्रोबेल ने कहा है। किसने कहा है? फ्रोबेल ने। ये चीज तो आपने साइको में भी पढ़ी होगी। तो फ्रोबेल ने बच्चों का उद्यान, गार्डन ऑफ स्टूडेंट्स, किसने कहा है? विद्यालय को। फ्रोबेल ने। किसने कहा है? फ्रोबेल ने। उसके बाद आ जाता है स्पार्क प्लग। विद्यालय का स्पार्क प्लग किसे कहा जाता है? विद्यालय का स्पार्क प्लग कहा जाता है समय सारणी को। विद्यालय की जो टाइम टेबल होता है, समय सारणी होती है, उसको कहा जाता है स्पार्क प्लग। लेकिन ये स्पार्क प्लग कहा किसने है? अगेन दूसरा क्वेश्चन, जैसे इसमें मैंने बताया, कहा किसने है? प्रोफेसर बीसी राय ने। किसने कहा है? प्रोफेसर बीसी राय ने। विद्यालय का स्पार्क प्लग समय सारणी को किसने कहा है? प्रोफेसर बीसी राय ने। नोट्स मेकिंग पैटर्न पे मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, ठीक है ना? सीधे सीधे स्क्रीनशॉट लेते जाओ और एग्जाम में 10 में से 10 क्वेश्चन करके आना, 20 नंबर हो गए पक्के। अब ये याद कैसे रखोगे सारी चीजें? समझते हैं बारी बारी से, ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अभी देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो ये बेटा देखो ध्यान से, विद्यालय का हृदय, तो हृदय तो पुस्तकालय हो गया, आपको मैंने बता ही दिया। लेकिन पुस्तकालय को, उत्तम पुस्तकालय को विद्यालय से रिलेट किसने किया है? उत्तम पुस्तकालय ही उत्तम विद्यालय की पहचान है। उत्तम पुस्तकालय ही उत्तम विद्यालय की पहचान है। ये बात किसने कही थी? ये वाली बात, ये बात किसने कही थी? पिट्समैन ने कही थी। किसने कही थी? पिट्समैन ने। उसके बाद विद्यालय का नाड़ी तंत्र अध्यापक है, इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है ये तो। विद्यालय का मस्तिष्क कौन होगा? हेड कौन होगा? प्रधानाध्यापक होगा। सर्वोच्च इकाई प्रशासन कौन होगा? अध्यापक होगा, प्रधानाध्यापक होगा। विद्यालय, बच्चों का उद्यान क्या होता है? विद्यालय होता है। कहा किसने है? फ्रोबेल ने कहा है। विद्यालय का स्पार्क प्लग, इसको आप दो तरीके से याद रख सकते हो। जब आपको स्पार्क लगता है, जब आपको स्पार्क लगता है, जब आपको झटका लगता है, तो आपके मुंह से क्या निकलता है? बीसी निकलता है। क्या निकलता है? बीसी निकलता है। तो विद्यालय का स्पार्क प्लग किसने कहा? बीसी ने कहा, प्रोफेसर बीसी राय ने कहा। ऐसे याद रख लेना। दूसरा तरीका एक और बताता हूँ, दूसरा तरीका और बताता हूँ। जो बंदे, मेरे भाई बहन, जो मेरे भाई बहन स्कूल में पढ़ा चुके हैं, उन्होंने देखा होगा कि जो टाइम टेबल आपका होता है ना भाई, साथ वाले के तो लगाए हैं 5 पीरियड, तुम्हारे लगा दिए 8 पीरियड। तो जब उस टाइम टेबल को देखते हो तो तुम्हें भी झटका लगता है। क्या लगता है? झटका। तो विद्यालय का स्पार्क प्लग किसे कहा जाता है? टाइम टेबल को, समय सारणी को। तो जहां स्पार्क प्लग आ जाए वो क्या हो जाएगी? समय सारणी। स्पार्क कब लगता है? समय सारणी को देख के। और जब स्पार्क लगता है तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? बीसी निकलता है। क्या निकलता है? बीसी। तो दोबारा रिपीट करता हूँ सारा। विद्यालय का नाड़ी तंत्र कौन हो गया? अध्यापक हो गया। विद्यालय का नाड़ी तंत्र अध्यापक हो गया, लेकिन प्रबंधन का नाड़ी तंत्र कौन है? आपका संप्रेषण है। विद्यालय को बच्चों का उद्यान किसने कहा है? फ्रोबेल ने। विद्यालय का स्पार्क प्लग क्या होता है? समय सारणी। स्पार्क लगने पर क्या बोलते हैं? प्रोफेसर बीसी राय बोलते हैं। याद हो जाएगा। नेक्स्ट 11वें नंबर पे आते हैं। उत्तम प्रकार का पुस्तकालय ही उत्तम विद्यालय की पहचान है। अभी अभी जस्ट आपको बता के हटा हूं, उत्तम प्रकार का विद्यालय ही उत्तम, उत्तम प्रकार का पुस्तकालय ही उत्तम विद्यालय की पहचान है। ये बात आपके बोली है सर पिट्समैन ने। किसने बोली है? पिट्समैन ने। बोली है ना? किसी को कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब एक चीज और बताओ। रायबर्न, रायबर्न ने क्या कहा था? दृढ़ चरित्र वाली बात बोली थी कि प्रधानाध्यापक जो है वो दृढ़ चरित्र का होना चाहिए, क्योंकि जब उसका चरित्र दृढ़ होगा तो लोग आपसे बर्न होंगे, जलेंगे, आपसे राय लेने आएंगे। तो रायबर्न का हो गया दृढ़ चरित्र। मुने, देखते हैं आपको याद होता है क्या? मुने में आपको क्या बताया था मैंने? मानवीय संसाधन।
मुने का मतलब है मानवीय संसाधन। कुर्बली का भी आपको कुछ बताया था क्या? जी सर, कुर्बली मतलब कुलकुली। कुरबुरी मतलब कुलकुली, और कुलकुली होती है तो वो कहेगा दृढ़ भी बनो, वो कहेगा साहसी भी बनो, वो कहेगा धैर्य भी रखो, वो कहेगा ज्ञानी भी बनो, ये भी बनो, वो भी बनो, सब कुछ बनो। कौन कह रहा है? कुरबली। मुने मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन प्रबंधन। तीन वर्ड याद रख लेना बस, मेन मेन कीवर्ड याद रखो। बर्न का मतलब दृढ़ चरित्र। पिट्समैन, पिट्समैन ने क्या कहा है? उत्तम प्रकार का पुस्तकालय ही उत्तम विद्यालय की पहचान है। तो पिट्समैन, पी, पी से पहचान, पी से पुस्तकालय, वर्ड पकड़ लो। पुस्तकालय पहचान पिट्समैन, पुस्तकालय पहचान पिट्समैन, ठीक है। अच्छा, एक और फैक्ट बता देता हूँ यहाँ पे मैं, एक और फैक्ट मुझे याद आ गया, बहुत ही शानदार। पिट्समैन का ही एक फैक्ट है, सुव्यवस्थित समय सारणी। सुव्यवस्थित समय सारणी, सुव्यवस्थित समय सारणी सुव्यवस्थित दिमाग की उपज है। सुव्यवस्थित समय सारणी सुव्यवस्थित दिमाग की उपज है। ये बात किसने बोली है? ये बात भी आपके पिट्समैन ने बोली है। सुव्यवस्थित समय सारणी सुव्यवस्थित दिमाग की उपज है। ये बात भी आपके किसने बोली है? पिट्समैन ने बोली है। और पिट्समैन ने क्या कहा है? उत्तम प्रकार का पुस्तकालय ही उत्तम विद्यालय की पहचान है। रायबर्न दृढ़ चरित्र, मुने मानवीय संसाधन, कुरबली कुलकुली, दृढ़, साहसी, धैर्य और ज्ञानी। कुछ ऐसे हैं जिनको सुव्यवस्थित से कुछ याद आ रहा है। सुव्यवस्थित से कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है? सुव्यवस्थित प्रबंधन। सुव्यवस्थित प्रबंधन के जनक कौन है? सुव्यवस्थित प्रबंधन का जनक, आपको स्टार्टिंग में बताया था पहले ही क्वेश्चन में, सुव्यवस्थित प्रबंधन के जनक कौन बताएगा? जो बताएगा वो बढ़िया कमेंट कर दो, उसको एक हार्ट दिया जाएगा अपनी तरफ से, ठीक है, बढ़िया सा हार्ट निकाल के देंगे। सुव्यवस्थित प्रबंधन का जनक कौन है? बिल्कुल सही, हेनरी फ्योल। कौन है? हेनरी फ्योल क्या है? सुव्यवस्थित प्रबंधन के जनक। और क्या क्या कहा जाता है हेनरी फ्योल को? आधुनिक प्रबंधन प्रणाली के जनक, प्रबंधन के सिद्धांतों का जनक, प्रबंधन विशिष्ट कार्यों के जन्मदाता, ये सब कौन है आपके? हेनरी फ्योल है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? वह व्यक्ति ही प्रधानाध्यापक के रूप में सफल है जो ज्ञानी होगा, तर्कवान होगा, अदम्य साहसी, धैर्यवान। तो देखो इतनी चीजें आपसे करवा रहा है, किसको प्रधानाध्यापक बना रहा है? जो ज्ञानी है, तर्कवान है, अदम्य है, साहस है, इतना कुछ करवा रहा है, मतलब कुलकुली मचा रहा है। कुलकुली मचा रहा है मतलब कुर्बली। क्या हो जाएगा? कुर्बली। सीधा सीधा याद रखना है, बाकी भी रिपीट करवाता हूँ। जेडी मुने ने क्या कहा है? मानवीय संसाधन प्रबंधन। पिट्समैन ने क्या कहा है? उत्तम प्रकार का पुस्तकालय ही उत्तम विद्यालय की पहचान है। पी से याद रखोगे पहचान, पी से याद रखोगे पुस्तकालय, उत्तम प्रकार का पुस्तकालय ही उत्तम विद्यालय की पहचान है। ये बात किसने बोली है आपकी यहाँ पे? पिट्समैन ने। और पिट्समैन ने क्या बोला है? सुव्यवस्थित समय सारणी ही सुव्यवस्थित प्रबंधन की उपज है। सॉरी, सुव्यवस्थित समय सारणी ही सुव्यवस्थित दिमाग की उपज है। ये बात किसने बोली है? पिट्समैन ने बोली है। लूथर गुलिक के बारे में आपको मैंने बताया था, प्रबंधन नियोजन के जनक कहा जाता है। किसको? लूथर गुलिक को। प्रबंधन का नियोजन का जनक किसे कहा जाता है? लूथर गुलिक को। इनकी एक बुक है 1937 में जो इन्होंने लिखी थी, बहुत ही फेमस, क्या है? पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं ऊपर, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 30 क्वेश्चन इसमें मैं आपको करवाने वाला हूँ। 30 क्वेश्चन जो है टॉप के मैं निकाल के लाया हूँ, वो करवाने वाला हूँ। चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा ये शैक्षिक प्रबंधन, इसके आपको 100 प्लस क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा इस तरीके से। बताओ कहाँ से बाहर जाएगा क्वेश्चन? ठीक है, बनाने वाला भी सोचेगा भी दें तो दें क्या, करें तो करें क्या। चलो, आगे आपका आ गया प्रबंधन के नियोजक के जनक। शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन के जनक किसे कहा जाता है? तो आपको अभी अभी मैं बता रहा हूँ, शुभ तब से मैं बता रहा हूँ जब से हमने ये स्टार्ट किया है। प्रबंधन नियोजक के जनक कौन है आपके? लूथर गुलिक है। अभी ऊपर मैंने आपको बताया प्रबंधन के नियोजन के जनक आपसे पूछे तो कौन हो जाएंगे आपके यहाँ पे? लूथर गुलिक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लूथर गुलिक। मुने का मतलब मानवीय संसाधन। बर्न, लोग आपसे जलेंगे कब? जब आपका दृढ़ चरित्र होगा। क्या होगा? दृढ़ चरित्र होगा। पिट्समैन ने क्या कहा है? उत्तम प्रकार का पुस्तकालय ही उत्तम विद्यालय की पहचान है। पहचान पुस्तकालय और सुव्यवस्थित, स से याद रखना सुव्यवस्थित, कि सुव्यवस्थित क्या? सुव्यवस्थित समय सारणी ही सुव्यवस्थित दिमाग की उपज है। और विद्यालय की समय सारणी को क्या कहा जाता है? स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग कहा किसने है? जब झटका लगता है तो बीसी निकलता है, यानी बीसी राय ने कहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आपका जो आंसर है वो हो जाएगा क्या? लूथर गुलिक हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, नियोजन के जनक। नेक्स्ट है हमारा, विद्यालय प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? अब कुछ ऐसे लड्डू क्वेश्चन भी आ जाते हैं, है ना, मैं इन क्वेश्चंस को बोलता हूँ लड्डू क्वेश्चंस। साइको में भी आते हैं, मैनेजमेंट में भी आते हैं।
लड्डू क्वेश्चन है बेसिकली ये। लड्डू क्वेश्चन का मतलब है कि कॉमन सेंस से होने वाले क्वेश्चन है, ज्यादा आपको इसमें हाथ पैर नहीं मारने। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बताओ विद्यालय का प्रबंधन हम क्यों कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है। बालक का नैतिक विकास करना, ठीक लग रहा है जी, करना होता है। अध्यापक का नैतिक विकास करना, अरे अध्यापक का नैतिक विकास तो हो रखा होगा तभी तो वो अध्यापक बनाएंगे ना उसको, पहले उसका कोई नैतिक विकास ही नहीं है, उसके मोरल्स ही नहीं है, एथिक्स ही नहीं है, फिर काय का अध्यापक है वो। बालक का सर्वांगीण विकास करना, इतनी साइको तुम पढ़ चुके हो, अब तुम्हें क्लिक हो गया कि सर्वांगीण विकास करना होता है, सिर्फ नैतिक से पार नहीं पड़ेगी। नैतिक भी होना चाहिए, सर्वांगीण होना चाहिए, शारीरिक भी होना चाहिए, समाज में उसको कैसे रहना है, साथियों के साथ कैसे रहना है, टीचर के साथ कैसे रहना है, तो सारी चीजें हमें उसको सिखानी है। तो बालकों का सर्वांगीण विकास करना हमारा इसमें क्या होता है, मुख्य लक्ष्य होता है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन के संरचना में सोपान में सर्वोत्तम स्थान पर कौन होता है, ये भी लड्डू क्वेश्चन है। ये भी हमारा लड्डू क्वेश्चन है, पाकिस्तान का बच्चा भी ये क्वेश्चन कर देगा, इतना इजी क्वेश्चन है। कैसे, कह रहे विद्यालय प्रबंधन संरचना के पद में जो हम हायरार्की बनाते हैं, सोपान बनाएंगे, स्टेप्स बनाएंगे, बॉटम टू टॉप, ये टॉप है ये बॉटम है, तो सर्वोच्च स्थान पर कौन होगा, टॉप के ऊपर कौन बैठा होगा, क्या बच्चे बैठे होंगे क्या टॉप पे, बैठ गए। अध्यापक होंगे क्या, जी नहीं। अभिभावक होंगे क्या, उनको तो घुसने कभी कभी देते हैं स्कूल में। तो कौन होगा, प्रधानाध्यापक होगा। कौन होगा, प्रधानाध्यापक, जो प्रिंसिपल है वही तो टॉप पे होगा। ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, शैक्षिक प्रबंधन किसके लिए होता है, शैक्षिक प्रबंधन किसके लिए होता है, जल्दी से बता दो। क्या अभिभावकों के लिए होता है, जी नहीं। समुदाय के लिए होता है, जी नहीं। विद्यालय के लिए होता है क्या, बिल्कुल सही बात है, विद्यालय के लिए तो शैक्षिक प्रबंधन होता है। अध्यापकों के लिए होता है क्या, जी नहीं। विद्यालय के लिए शैक्षिक प्रबंधन होता है। इन क्वेश्चंस को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस हैं। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट कह सकते हो, सीधा सीधा याद रखते हैं, जिन्होंने मैनेजमेंट पढ़ा है उनको पता होगा, है ना, कि शैक्षिक प्रबंधन की प्रकृति कैसी होती है। तो क्या इसकी प्रकृति कला होती है, क्या विज्ञान होती है, क्या शैक्षिक प्रबंधन एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है आपका, उसको आप क्या बोलोगे, आर्ट्स बोलोगे। क्या ये एक आर्ट है, या इसके अंदर कोई साइंस है, क्या है ये। तो बेटा ये आर्ट भी है और ये साइंस भी है, ये कला और विज्ञान दोनों ही है। तो जो शैक्षिक प्रबंधन होता है वो कला और विज्ञान दोनों ही होता है, ये चीज आप याद रखना। अच्छा सर, और क्या होता है शैक्षिक प्रबंधन में, वो भी बताओ फिर, वो भी बताओ। तो शैक्षिक प्रबंधन में कला भी होती है, शैक्षिक प्रबंधन में विज्ञान भी होता है, शैक्षिक प्रबंधन मूर्त व अमूर्त दोनों ही होता है, कॉन्क्रीट भी होता है, एब्स्ट्रैक्ट भी होता है। क्या होता है, कॉन्क्रीट भी होता है और एब्स्ट्रैक्ट भी होता है, ठीक है। साइको पढ़ रखी है, टीचिंग मेथड पढ़ रखी है, ये चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मूर्त क्या होता है, मूर्त क्या होता है ना। तो ये एक आर्ट है, ये एक साइंस है, कॉन्क्रीट है, एब्स्ट्रैक्ट है, ये बहुआयामी है। क्या है ये, बहुआयामी है। काफी सारे हम इसमें पर्पस को एक साथ अटेन करते हैं। अच्छा, अब ये मोस्ट कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों को, क्या ये जन्मजात है। जी हाँ, प्रबंधन की जो टेक्निक्स हैं वो जन्मजात भी होती हैं और अर्जित भी होती है, दोनों ही है, दोनों ही है, इसको जरूर याद रखना। जो प्रबंधन है आपका वो जन्मजात भी होता है लोगों में। क्या मतलब है इसका, कि वो हमेशा से सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं, उनको मैनेज करके चलना चीजों को अच्छा लगता है, तो उनके अंदर ये जन्मजात गुण भी होता है, इनहेरिटेड होता है। और उन्होंने अर्जित भी कर सकते हैं, है ना, मैनेजमेंट आप सीख भी सकते हो। तो ये जन्मजात भी होता है, ये अर्जित भी कर सकते हैं, बहुआयामी होता है, मूर्त अमूर्त होता है, विज्ञान और कला दोनों होते हैं। मेन आपका ये है, कला और विज्ञान इसमें दोनों होते हैं, किसमें, शैक्षिक प्रबंधन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या किसी भी संगठन का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। संगठन का मस्तिष्क अगर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, संगठन का मस्तिष्क, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन इसमें मैंने बताए थे। तो संगठन का जो मस्तिष्क है वो किसे कहा जाता है, प्रबंधन को, कि जो आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उसका माइंड कौन होगा, उसका ब्रेन कौन होगा, ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कौन है, प्रबंधन है। मैनेजमेंट आप कैसे करते हो उसको बोला जाता है ना। तो प्रबंधन आपका हो गया ऑप्शन सी, हो गया ना, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। और क्या बताएं इसमें आपको, संगठन बता देते हैं, संगठन आपको बता देते हैं। संगठन मैंने आपको बताया था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या याद रखोगे संगठन के बारे में, जल्दी से बता दो। संगठन बेसिकली जो है आपका प्रबंधन की रीढ़ की हड्डी होता है। संगठन जो है प्रबंधन की रीढ़ की हड्डी होता है। क्या होता है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ द मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंधन बेसिकली।
यहाँ पे लिखना शैक्षिक प्रबंधन की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? संगठन को कहा जाता है। संगठन का मस्तिष्क कौन होता है? प्रबंधन होता है। प्रबंधन का शक्ति ग्रह कौन होता है? संप्रेषण होता है। प्रबंधन की आत्मा या हृदय कौन होता है? अभिप्रेरणा मोटिवेशन होता है। प्रबंधन का भविष्य कौन होता है? निर्णय होता है। प्रबंधन का नाड़ी तंत्र या हाईवे राजमार्ग धमनियां कौन होता है? संप्रेषण होता है। विद्यालय का नाड़ी तंत्र किसे कहते हैं? अध्यापक को कहते हैं। विद्यालय का मस्तिष्क किसको कहते हैं? प्रधानाध्यापक को कहते हैं। विद्यालय का स्पार्क प्लग किसे कहते हैं? समय सारणी को। कहा किसने था? बीसी रॉय ने कहा था। बच्चों का उद्यान विद्यालय होता है। कहा किसने था? फ्रोबेल ने कहा था। ठीक है, इतना हमने अभी तक पढ़ा है। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोस्ट कॉर्ब। पोस्ट कॉर्ब के अनुसार आर किसका प्रतीक है? सबसे पहले तो इसको समझते हैं, ये पोस्ट कॉर्ब है क्या? POSDCORB। अच्छा, सबसे पहले ये जो पोस्ट कॉर्ब बला है ये दिया किसने? ये जो पोस्ट कॉर्ब है ये दिया किसने? बताएगा कोई मुझे? पोस्ट कॉर्ब जो है किसने दिया था? पोस्ट कॉर्ब आपका दिया था किसने? दो आपके पास हैं, इसमें ध्यान रखना, कंफ्यूजन बहुत रहती है बच्चों को। POCCC, एक तो है आपका सिद्धांत POCCC का, एक है आपका पोस्ट कॉर्ब का। किसका सिद्धांत है? पोस्ट कॉर्ब का। अच्छे से समझना। तो जो ये आपका पोस्ट कॉर्ब है ये तो आपका दिया था लूथर गुलिक ने। किसने दिया था? लूथर गुलिक ने। और ये जो है PO CCC ये दिया था हेनरी फियोल ने। आगे आएगा तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। हेनरी फियोल ने, ये चर्चा बाद में करेंगे। अभी जो हमें समझना है वो कौन है? लूथर गुलिक है। तो लूथर गुलिक ने क्या सिद्धांत दिया था? पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत दिया था। प्रबंधन के अंदर उसने समझाया था कि प्रबंधन को उसने पोस्ट कॉर्ब के जरिए समझाया था। अब कैसे समझाया था, क्या है इसमें? बेसिकली इसमें प्रबंधन, इसमें आपका लूथर गुलिक प्लस उर्विक का भी नाम आता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, उर्विक का भी नाम आता है। लूथर गुलिक प्लस उर्विक ने सिद्धांत दिया था पोस्ट कॉर्ब का। पी का मतलब क्या है? प्लानिंग। पी का मतलब क्या है? प्लानिंग। ओ का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। एस का मतलब क्या है? स्टाफिंग। हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में याद करना इजी रहता है। डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग। क्या मतलब होता है? डायरेक्टिंग। सी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेशन। आर का मतलब क्या होता है? रिपोर्टिंग। क्या मतलब होता है? रिपोर्टिंग। और बी का मतलब क्या होता है? बजटिंग। क्या मतलब होता है? बजटिंग, बजट बनाना। क्या मतलब है इन सब का? समझते हैं। प्लानिंग का मतलब आप सभी को पता ही है, नियोजन करना। क्या करना? नियोजन करना। और नियोजन का जनक किसे कहा जाता है? नियोजन का जनक किसे कहा जाता है? लूथर गुलिक को ही कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, तो शैक्षिक नियोजन का जनक आपका कौन हो जाएगा? शैक्षिक प्रबंधन के नियोजन का जनक हो जाएगा लूथर गुलिक। लूथर गुलिक उर्विक ने सिद्धांत दिया था पोस्ट कॉर्ब का, जिसमें पी का मतलब होता है प्लानिंग, नियोजन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपका हो गया क्या? संगठन बनाना। स्टाफिंग का मतलब क्या हो गया? स्टाफ को सेलेक्ट करना यानी नियुक्ति करना, नियुक्तिकरण। क्या हो गया? नियुक्तिकरण। डायरेक्टिंग का मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट कर रहे हो आप किसी को, निर्देश दे रहे हो। क्या दे रहे हो? निर्देश दे रहे हो। तो डायरेक्टिंग का मतलब हो गया निर्देशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब आपको पता ही है क्या हो जाता है? समन्वय हो जाता है। रिपोर्टिंग का मतलब होता है प्रतिवेदन। रिपोर्ट का मतलब क्या हो गया आपका? प्रतिवेदन। बजट का मतलब तो बजट ही होता है, बजट बनाना। ऐसे समझ लो, बजट का निर्माण करना, है ना। तो ये सिद्धांत आपके किसने दिए थे? पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत किसने दिया था? लूथर गुलिक और उर्विक ने। POCCC का सिद्धांत किसने दिया था? हेनरी फियोल ने दिया था। ये भी समझ ही लो लगे हाथ, इसको क्यों छोड़े। पी का मतलब प्लानिंग। पी का मतलब प्लानिंग। ओ का मतलब वही ऑर्गेनाइजेशन। सी का मतलब कंट्रोल। सी का मतलब कंट्रोल। इस सी का मतलब कमांड। क्या मतलब है? कमांड। इस सी का मतलब क्या हो गया आपका? कोऑर्डिनेशन। क्या मतलब हो गया? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और इनके मीनिंग आपको सबको पता ही है, क्या हो जाएंगे? प्लानिंग का मतलब नियोजन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, कंट्रोल का मतलब नियंत्रण करना। कंट्रोल क्या हो गया? नियंत्रण करना। कमांड का मतलब क्या हो गया? आदेश देना या निर्देश देना। आदेश देना या निर्देश देना। निर्देश देना ज्यादा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि निर्देश में फिर भी थोड़ा सा चलो सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। आदेश थोड़ा सा ज्यादा आपके पास एक रो तरीके में आ जाता है ना। तो कमांड को हम बोल देंगे आदेश, और कोऑर्डिनेशन का आपको पता ही है क्या हो जाएगा? समन्वय हो जाएगा। ठीक है, और ये मैं आपको यहाँ बता ही चुका हूँ। तो ये POCCC का सिद्धांत है आपका हेनरी फियोल का। कितने तत्व हो गए इसमें? 5 हो गए। कितने हो गए? 5। 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन आपसे एक पूछता हूँ मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है कि कितने भाग हैं? लूथर गुलिक ने लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्ब जो सिद्धांत दिया, लूथर गुलिक के लूथर गुलिक के पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत में, लूथर गुलिक के पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत में कितने भाग हैं? क्या है? कितने
भाग हैं किसमें? लूथर गुलिक के पोस्ट कोर सिद्धांत में कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 2 ज्यादा कम हो गए क्या? चलो कोई बात नहीं, 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। इसको 8 कर देते हैं, ये लो 5 6 7 8, ये ऑप्शन हो गए आपके। ये आपके क्या हो गए? ऑप्शन हो गए किसके? लूथर गुलिक के पोस्ट कोर सिद्धांत के कितने इसमें तत्व हैं, ठीक है, कितने इसके भाग हैं बेसिकली। तो हेनरी फ्योल के तो कितने भाग हो गए? 5 भाग हो गए, POCCC। अब जिनको पोस्ट कोर याद है वो एक मिस्टेक करेंगे, वो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, वो क्या बताएंगे 8, बट ये गलत है। सिद्धांत इसके 7 हैं, 7 इसके भाग हैं पोस्ट कोर के। कैसे? एक हो गया आपका सर P, एक हो गया O, एक हो गया S, एक हो गया D। ये CO तो एक साथ ही है, अलग अलग थोड़ी है, ये तो एक है। फिर आपका R है, फिर B है। काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 आपके भाग हैं किसके? पोस्ट कोर के। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा चलो हमारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अब क्वेश्चन हमारा क्या था, डिटेल बहुत बता दी। पोस्ट कोर में ये जो आर है, ये जो आर है सर, इसका मतलब क्या है? आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का मतलब होता है प्रतिवेदन। तो सीधा सीधा आपका आ जाएगा प्रतिवेदन। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, बताने की जरूरत नहीं है। किसने कहा था कि शिक्षक जो है वो तर्कवान होना चाहिए? किसने कहा था कि जो शिक्षक है वो तर्कवान होना चाहिए? तो ये जो तर्कवान वाली चीज है, ये आपकी किसने कही थी? कोई मुझे बताएगा? मैंने आपको बताया था शिक्षक जो है वो तर्कवान भी होना चाहिए, वो दृढ़ भी होना चाहिए, वो साहसी भी होना चाहिए, उसमें ये भी होना चाहिए, उसमें वो भी होना चाहिए, फलाना भी होना चाहिए, ढिकड़ा भी होना चाहिए, वो गुलाटी भी मारे, वो गाना भी गाए, वो नहा के भी दिखाए, वो ये भी करे, वो भी करे। तो ये सारे काम अगर वो करवा रहा है तो उसके अंदर क्या है? कुलकुली है। क्या है? कुलकुली। और कुलकुली किसमें है? कुर्बली में है। किसमें है? कुर्बली में। रायबर ने क्या कहा था? रायबर ने तो कहा था कि दृढ़ चरित्र वाला होता है प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक वही सफल है जो जिसका दृढ़ चरित्र है। दृढ़ चरित्र मतलब पर्सनैलिटी स्ट्रांग है, तो लोग आपसे जलेंगे, जलेंगे मतलब दृढ़ चरित्र। सीयर्स ने क्या कहा था? अभी आपको बताता हूँ, सीयर्स का भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? किसने कहा था कि शिक्षक तर्कवान होना चाहिए? किसने कहा था? याद रह जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? किसने कहा था? देखो वीडियो बड़ी होती जा रही है, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट वो ये चीजें अब एक्सप्लेन करनी है, मैं छोड़ना कुछ नहीं चाहता, ठीक है ना। काम ऐसा करो कि भाई साहब मजा आ जाए, सामने वाले को दिमाग के बल्ब जल जाए। जो बंदे पहली बार पढ़ रहे हैं, जो मैनेजमेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आई होप उनको मजा आ रहा होगा, सब याद हो रहा होगा साथ के साथ। और जो पढ़ चुके हैं पहले, जो पढ़ चुके हैं उनका क्या हो रहा है? रिवीजन हो रहा है। और रिवीजन भी ऐसा हो रहा है, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ नई चीज उन्होंने जरूर सीखी होगी। और अगर ऐसा सीखा है आपने तो मुझे जरूर बताना भैया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, उसको हम देख लेते हैं। चलो जी, मोबाइल बज रहा है बार बार। मैच स्टार्ट हो चुका है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। चलो कोई बात नहीं, लेक्चर तो आपको पूरा करवाएंगे, उसके बाद चलते हैं मैच की तरफ। तो ये हो गया आपका तर्कवान वाला, ठीक है। अच्छा सीयर्स का मैं बता रहा था, सीयर्स का आपको बताता हूँ, लंबी चौड़ी सी डेफिनेशन है, सफलता से रिलेटेड है, तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा, अभी इतना लिखना फायदा नहीं है, आगे क्वेश्चन मैंने ऐड कर ही रखा है। तो शिक्षक को तर्कवान होना चाहिए, दृढ़, साहसी, उल्टी गुलाटी, ये सब कुलकुली कौन मचाता है? कुर्बली मचाता है। लोग आपसे कब जलेंगे? जब आपका दृढ़ चरित्र होगा, ये चीज आपको याद रह जाएगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जे हार्टले ने प्रबंधन के कितने तत्व बताए हैं? अब ये जे हार्टले कौन है, इसने कौन से तत्व बताए हैं, क्या इनमें है, उनको समझते हैं ध्यान से। तो जे हार्टले ने बेसिकली प्रबंधन के 3 तत्व बताए हैं। कितने तत्व बताए हैं? 3 तत्व। सर ये 3 तत्व हैं कौन से, ये तो बताओ, हमें तो पता ही नहीं कौन से 3 तत्व हैं, अभी बता देते हैं। 3 तत्व इसने कौन से बताए हैं? एक इसने बताया है इनपुट। क्या बताया है? इनपुट। और एक फिर इनपुट है तो दूसरा क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आउटपुट। इनपुट आउटपुट के बीच में क्या होता है? प्रोसेस होती है। क्या होती है? प्रोसेस होती है। हिंदी में किसी को समझना है, इनपुट का मतलब हो गया अदा। क्या हो गया? अदा। ये वो अदा नहीं है जो कटरीना कैफ की तुम देख के खुश होते हो, ये अदा है इनपुट, ठीक है। आप अदा कर रहे हो, इनपुट कर रहे हो, दे रहे हो कुछ। प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रबंधन की प्रक्रिया। प्रबंधन की प्रक्रिया क्या है? प्रोसेस। आउटपुट का मतलब फिर आपको पता ही है, क्या हो जाएगा? प्रदा। क्या हो जाएगा? प्रदा। ठीक है। तो जे हार्टले ने 3 तत्व बताए हैं, इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। किसके बताए हैं? प्रबंधन के। 3 तत्व बताए हैं, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 21 नंबर का, कि 3 तत्व उसने बताए हैं। अच्छा इनमें होता क्या है? इनमें होता क्या है? इनपुट के अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा? इनपुट का मतलब प्रबंधन के लिए इनपुट क्या चाहिए? सबसे पहले आपको भवन चाहिए, फिर आपको मैदान चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मैदान चाहिए, और क्या चाहिए? टीचर भी तो चाहिए, बच्चे भी तो चाहिए, पढ़ाएंगे किसको? पढ़ाएगा कौन और किसको पढ़ाएगा? तो ये सारी चीजें जो है, सामग्री जितनी भी हैं,
टीचिंग की जो भी आपकी सामग्री है, ये सब किस में आ जाएगी, आपकी इनपुट में आ जाएगी। ये सब प्रबंधन के अंदर चाहिए, हमें इनपुट देना पड़ेगा इन सब चीजों का। इन सब चीजों का आपको क्या देना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी आ गई टीचिंग की सामग्री, टीचिंग मटेरियल जो हो गया, भवन हो गया, मैदान संघ, ये सब चीजें आपकी क्या आ जाएगी, इनपुट में आ जाएगी। फिर प्रोसेस का मतलब क्या है, तो प्रोसेस में आपका क्या आ जाएगा, जो विकास हो रहा है, जो विकास हो रहा है, जो वित्तीय आपको चीजें चाहिए वो सारी प्रोसेसिंग में चलती है। वित्तीय विभाजन हो गया, वित्तीय विभाजन हो गया, फिर क्रय हो गया, आपका कोई चीज आप खरीद के ला रहे हो स्कूल के लिए, वो सारी चीजें हो गई। ऑफिस वर्क हो गया सारा का सारा, क्या हो गया, ऑफिस वर्क हो गया, मतलब कार्यालय का जो भी काम है वो सारा किस में आ जाएगा, प्रोसेस में आ जाएगा। क्लियर है ना, इनपुट में ये सब आ गया, प्रोसेस में। और प्रदा, आउटपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है कि जो चीज हम बच्चे को सिखाना चाहते थे वो उसने सीख ली, हम उसको सिखाना चाहते थे तर्कपूर्ण चिंतन, तो तर्कपूर्ण चिंतन जो है ये आपका किस में आ जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, अब आपने मैनेजमेंट अच्छा किया है तो आपकी कुछ उपलब्धियां भी होगी, तो प्रबंधकीय उपलब्धियां जो है वो भी किस में आ जाएगी, आउटपुट में आ जाएगी, ठीक है। तो एक मैंने आपको ऊपर ऊपर से आइडिया दे दिया, एक मैंने आपको ऊपर ऊपर से आइडिया दे दिया। अब कोई एक नई चीज आ जाए, कोई ऐसा वर्ड आ जाए, ठीक है, कि बालक का विकास, मनोवैज्ञानिक विकास आपने किस में किया, तो वो सारी चीजें किस में आ जाएगी, आपकी आउटपुट में आ जाएगी। ये जो विकास है वो बच्चे का विकास नहीं कह रहे, ये अपने कह रहे हैं स्कूल से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड आपको कोई भी काम करना है वो सारी चीजें आपकी आ जाएगी किसमें, प्रोसेस में, ठीक है ना। प्रोसेस में है विकास है, वित्तीय जो संसाधन है उनका विभाजन है, वित्तीय विभाजन एक साथ पढ़ना है इसको, फिर क्रय आपका है, ऑफिस वर्क है, कार्यालय के काम है, ये सारे आपके आएंगे प्रोसेस में। इनपुट के अंदर ये सारी चीजें आ जाएगी, आउटपुट के अंदर जो हमें मिलेगा। तो जे हार्टले ने 3 तत्व बताए हैं किसके, प्रबंधन के। कौन से 3 तत्व, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, अदा प्रबंधकीय और प्रबंधकीय प्रक्रिया और प्रदा। अगला आपका आ जाता है विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत मानवीय संसाधन को कौन से आते हैं, कौन कौन से आते हैं, कौन कौन आते हैं विद्यालय के मानवीय संसाधन। तो विद्यालय के प्रबंधन के अंतर्गत 2 संसाधन होते हैं आपके, कौन कौन से, एक होते हैं मानवीय संसाधन। अब मानवीय संसाधन से जिन जिनको जेडे मुने याद आ रहा है, भाई साहब मैं कहता हूँ बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तुम, मजा आ गया मुझे भी, ठीक है। जिनके माइंड में मानवीय सुनते ही, मानवीय संसाधन सुनते ही सबसे पहले जेडी मुने का नाम आया, इसका मतलब बढ़िया तुमने पढ़ लिया, तुम्हें याद भी हो गया, ठीक है। मेरे लिए भी अच्छी बात है अगर तुम्हें याद आ रहा है तो ये कह रहा है विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत मानवीय संसाधन में कौन कौन आता है, क्या बालक आते हैं, बिल्कुल मानवीय संसाधन में तो बालक आएगा, शिक्षक भी आएगा, अभिभावक भी आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं, बता चुका हूं पहले ही क्या होता है क्या नहीं होता। शिक्षक को ब्रह्मा का रूप किसने कहा है, कितना शानदार क्वेश्चन है। शिक्षक को ब्रह्मा का रूप किसने कहा है, तो ब्रह्मा का रूप कहा है मनु ने। किसने कहा है, मनु ने। किसने कहा है, मनु ने। अब कोई अगर कंफ्यूज हो रहा है, कोई अगर कंफ्यूज हो रहा है तो कंफ्यूज मत होना, जेडी, जेडी अलग है, वो जो हमने पढ़ा था वो अलग है, जेडी मुने, वो है जेडी मुने। क्या है वो, जेडी मुने। यहाँ पे क्या है, मनु, तो ये अलग है, ठीक है। तो शिक्षक को ब्रह्मा का रूप किसने कहा है, मनु ने कहा है। किसने कहा है, मनु ने। और जेडे मुने अलग है, जेडे मुने का हमने पढ़ा था मानवीय संसाधन वाला टॉपिक, है ना। मानवीय संसाधन प्रबंधन को किसने रिलेट किया था, जेडे मुने ने। ये मुने है, ये मनु है, अलग अलग चीजें हैं, बस ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये मास्टर कर लोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आती। फटाफट थोड़ी स्पीड खींचते हैं, मैं चाहता नहीं 1 घंटे से बड़ी वीडियो हो। विद्यालय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुशासन का कौन सा प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन सा प्रकार, कौन सा प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त है। लड्डू क्वेश्चन है अगेन, कि विद्यालय के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कौन सा अनुशासन चाहिए, अनुशासन चाहिए, स्व अनुशासन चाहिए, पर अनुशासन चाहिए, शिक्षक अनुशासन चाहिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बेटा, सेल्फ डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है हमारे लिए, सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी होता है। फिर चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे टीचर हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पियोन हो, कोई भी हो, सेल्फ डिसिप्लिन अगर आप में है तभी आप उनके लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा खास इसमें था नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको याद रखने के स्टेटमेंट है कि विद्यालय विकेंद्रीकरण के बारे में किसने कहा था, डिसेंट्रलाइजेशन। बेसिकली विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, किसने कहा था कि संगठन की छोटी इकाई कहां तक व्यवहारिक हो, जहां तक व्यवहारिक हो। विकेंद्रीकरण का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि एक आपने क्या करी, बहुत बड़ी संस्था बना ली, अब इसके अंदर सबको काम दे दिया तो मजा नहीं आएगा। फिर आपने क्या किया, इसी ऑर्गेनाइजेशन के, इसी संगठन के 4 छोटे छोटे डिपार्टमेंट और बना दिए। जैसे जो बच्चे, जो लोग सीबीएसई स्कूल में पढ़ा चुके हैं उनको पता है कि क्या होता है, स्कूल के अंदर एक कोऑर्डिनेटर होता है,
टीचर्स के अंदर ये कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता है। फिर ये कोऑर्डिनेटर हो गया ब्लू हाउस का, ये हो गया ग्रीन हाउस का, ये हो गया रेड हाउस का, ये हो गया येलो हाउस का कोऑर्डिनेटर। फिर इसके नीचे अंदर बंदे होंगे। तो कहने का मतलब संगठन का डिसेंट्रलाइजेशन कर दो, उसको डिसेंट्रलाइज कर दो जितना ज्यादा हो सकता है, उसकी सबसे छोटी इकाई बना लो, जितना छोटा आप जा सकते हो, जितना व्यवहारिक हो। तो ये बात किसने बोली है? छोटी। छोटी से याद रखोगे छोटी कील, क्या याद रखोगे? छोटी कील। छोटी कील, कील से याद आ जाएगा किथ, क्या याद आ जाएगा? किथ। तो किथ डेविस जो है, इन्होंने कहा था, क्या कहा था? विकेंद्रीकरण के बारे में, संगठन की छोटी इकाई जहां तक व्यवहारिक हो, किसने कहा था? किथ डेविस ने कहा था। बाकी बंदे कौन कौन है इसमें? जेडे ने मानवीय संसाधन। सीयर्स की डेफिनेशन अभी आगे आने वाली है। सीयर्स ने बेसिकली क्या कहा था कि शिक्षक कार्यक्रम जो है वो बेसिकली सफलतापूर्वक संपन्न होने चाहिए। तो सीयर्स के अंदर आपको याद रखना है सफलतापूर्वक। सफलतापूर्वक की डेफिनेशन जहां हमें दिख जाएगी वो हमारी क्या हो, कौन सी हो जाएगी? सीयर्स की हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। भविष्य में किए गए कार्यों, भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए निर्णय की प्रणाली तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भविष्य में आप जो भी काम करोगे उसके लिए जो आप डिसीजन ले रहे हो उसकी प्रणाली तैयार करने की प्रक्रिया क्या होती है? क्या वो प्रबंधन होता है? क्या वो नियोजन में प्रबंधन होता है? क्या वो नियोजन होता है या कोई नहीं होता? तो बताओ। अब इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि भविष्य, प्रबंधन का भविष्य आपको सीधा सीधा स्टेटमेंट बता दिया। प्रबंधन का भविष्य, प्रबंधन का भविष्य किसे कहा जाता है? निर्णयन को कहा जाता है। प्रबंधन की आत्मा, अभिप्रेरणा को किसने कहा था? रेंसिस लिंकर्ट ने। ठीक है, तो यहाँ पे प्रबंधन का भविष्य आप किसको बोलते हैं? निर्णयन को। तो भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का निर्णय भी कौन लेगा? नियोजन। क्या हो जाएगा? नियोजन। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया? सी हो गया। चलें आगे। बिल्कुल सर, चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है? शिक्षा के प्रबंधन हेतु पंचायत स्तर पर किस कार्यालय की स्थापना की गई? तो देखो यहाँ पे तो पूरा चार्ट ही चलो समझा देता हूँ, मैं पूरा चार्ट ही समझा देता हूँ। स्थानीय स्तर पे पूछा है, पंचायत स्तर पे पूछा है, सॉरी किस पे पूछा है? पंचायत स्तर पे। तो चलो हम स्थानीय स्तर से स्टार्ट करते हैं। स्थानीय स्तर का शासन। हम स्टार्ट करते हैं स्थानीय स्तर के शासन से। तो स्थानीय स्तर का शासन बेसिकली दो पार्ट्स में आपका डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से पार्ट्स में? दो विभाग इसको संभालते हैं। एक तो आपका आ जाता है पंचायती राज। कौन सा आ जाता है? चलो कोई बात नहीं, 5-10 मिनट वीडियो ऊपर हो जाए तो हो जाए। अब चीजें तो मैं सारी बताऊंगा ही, देखो कचरा तो अपने को करवाना नहीं, काम ऐसा करवाएंगे कि भाई सब मजा आए देखने वाले को भी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग आ गया आपका। एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है एक आपका वो आ गया। कौन संभालता है? स्थानीय स्तर का जो शासन है वो कौन संभालेगा? या तो पंचायती राज संभालेगा, और कौन संभालेगा? प्रारंभिक शिक्षा विभाग संभालेगा। दोनों मिलकर संभालते हैं। पंचायती राज से मेरा मतलब हो गया जिला परिषद। जिला परिषद लेवल पे जो है आपका वो क्या हो गया? पंचायती राज हो गया, और ये आपका हो गया प्रारंभिक शिक्षा विभाग हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या है वो आपको मैं समझाता हूँ। इसके अंदर भी आपके 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। कौन कौन से? एक आपका आ जाता है जिला स्तर। कौन सा आ जाता है? जिला स्तर। फिर एक आपका कौन सा आ जाएगा? पंचायत समिति। पंचायत समिति। जैसे मैं एक टाउन में रहता हूँ, टाउन में रहता हूँ तो मेरे यहाँ पंचायत समिति है। ठीक है, गांव भी नहीं है, टाउन है, तहसील है, तो यहाँ पंचायत समिति बनी हुई है। डिस्ट्रिक्ट आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया। फिर पंचायत समिति से नीचे आपके गांव आ जाएंगे, तो वहां पे आपका ग्राम पंचायत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ग्राम पंचायत स्तर हो जाएगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे राज्य या नेशनल लेवल पे नहीं पढ़ रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा। अभी इतना करवाने का फायदा नहीं है, वरना यही वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी, है ना। अपना क्वेश्चन है पंचायत का, तो पंचायत से ऊपर उठ के मैं आपको स्थानीय स्तर से समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्थानीय स्तर का शासन दो विभाग जो है मेंटेन करते हैं। कौन देख उसको देखते हैं? एक आपका प्रारंभिक शिक्षा विभाग है, एक आपका पंचायती राज है। इन दोनों के अंदर ही जिला स्तर, पंचायत समिति स्तर और ग्राम स्तर, इन तीनों पर होता है। ठीक है, कौन होता है, कैसे होता है, उसको समझेंगे। जिला स्तर पर पंचायती राज में, जिला परिषद में कौन होता है मुख्य? सीईओ होता है। यहाँ पे कौन होता है? बीडीओ होता है। इसमें कौन होता है? पीडीओ होता है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जिला स्तर पर कौन होगा? आपका डीडब्ल्यू होगा। कौन होगा? डीईओ जिसको अपन बोल देते हैं, बीईओ जिसको अपने बोल देते हैं, और ग्राम स्तर पे फिर वही पंचायत, पीईओ। क्या सर ये ई ओ ए बी सी डी ए ओ ई आ कर रहे हो, क्या मतलब है इनका? अभी समझाता हूँ। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है ना, सीईओ कंपनीज में भी होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बीडीओ का मतलब हो गया ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या मतलब हो गया? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, पूरा समझ जाना। पीडीओ का मतलब क्या हो गया? पंचायत। इंग्लिश में भी ऐसे रहेगा, पंचायत
डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। डीईओ क्या मतलब है इसका? डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। ये किसका मतलब हो गया यहाँ पे? डीईओ का। बीईओ का मतलब क्या हो गया आपका? ब्लॉक एलिमेंट्री, ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। ये कौन हो गया? पंचायत समिति स्तर पे। पीईओ अगेन वही पंचायत, पंचायत एलिमेंट्री, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है? मजा आया? बहुत बढ़िया, चलो मजा आया तो अच्छी बात है। लाइट हो जाएगा ना ज्यादा, चलो ब्लैक से बताता हूँ। अब सुनो, इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। डीईओ का मतलब क्या है? डीईओ का मतलब है डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि जिला, जिला आपका क्या हो जाएगा? जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, है ना? जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। ये क्या हो जाएगा? ब्लॉक, तो हिंदी में ब्लॉक ब्लॉक ही होगा। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी क्या हो जाएगा? ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। और ये पंचायत का पंचायत है ही, ठीक है। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का मतलब हो गया मुख्य कार्यकारी अधिकारी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। बीडीओ का मतलब क्या हो गया? ब्लॉक लेवल पे जो है, कौन है? ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक विकास अधिकारी, जो बीडीओ जिसको हम बोलते हैं। पंचायत मूवी देखी होगी सबने। बीडीओ साहब क्या है? बीडीओ होता है कि पीडीओ होता है कि वीडियो होता है? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ब्लॉक, उसमें वीडियो होता है शायद, वो ना। वीडियो मतलब मैंने तो देखी नहीं भाई, तो देख लेना। वीडियो वीडियो जो भी है, तो वीडियो तो अपना यहाँ पे क्या हो गया? टीचिंग में अपने बात कर रहे हैं, शिक्षा के अंदर ये सारे हैं, वो अलग डिपार्टमेंट है। बीडीओ का मतलब है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक विकास अधिकारी। पीडीओ का मतलब फिर आपका हो गया पंचायत विकास अधिकारी। क्या मतलब हो गया? पंचायत विकास अधिकारी। अब मैं इसको समझाता हूँ, इसको करना कैसे है, आपको ध्यान कैसे रखना है, क्वेश्चन कैसे बनता है। तो इसमें आपको ये चीज समझनी है कि सबसे पहले हमारा स्थानीय स्तर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। गंदा कर दूंगा इसको फिर मैं। फिर आपका आ गया पंचायत स्तर पे, फिर आ गया आपका प्रारंभिक शिक्षा विभाग। स्थानीय स्तर का जो शासन है वो दो विभाग देखते हैं, पंचायती राज जिला परिषद और प्रारंभिक शिक्षा विभाग। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जो जिला स्तर का काम देखता है वो देखता है डीईओ, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। पंचायत समिति स्तर पर कौन होगा? बीईओ होगा, ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कौन होगा? पीईओ होगा, यानी कि पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा विभाग जिसको हमने बोले। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं है? चलो आगे देखते हैं, अब समझते हैं आगे। पंचायती राज के अंदर जिला स्तर पर कौन होगा? पंचायती राज के अंदर जिला स्तर पर होगा सीईओ, यानी कि सीईओ का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। पंचायत समिति स्तर पर पंचायती राज में जिला परिषद में कौन होगा? बीडीओ, जिसको बोलते हैं ब्लॉक विकास अधिकारी। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज में कौन होगा? पीडीओ होगा। क्लियर है यहाँ पे? अब हमारा जो क्वेश्चन था, बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था, पंचायत स्तर पर शिक्षा के प्रबंधन में किसकी स्थापना की गई है? तो पंचायत के स्तर पर आपको देखो, यहाँ पे पंचायत के स्तर पर या तो पीडब्ल्यूओ है या पीडीओ है, दो ही है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका? पीईओ, बीईओ, ये तो मैंने आपको बताया नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी ये भी आपका अलग हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया। तो हमारा बचता है बीईओ, यानी कि आपका यही ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चार्ट मैंने आपको पूरा समझा दिया, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी फ्यूल, हेनरी फ्यूल साहब आ गए। हेनरी फ्यूल साहब क्या कह रहे हैं? हेनरी फ्यूल साहब क्या कह रहे हैं, देख लेते हैं। हेनरी फ्यूल ये कह रहे हैं, हेनरी फ्यूल कह रहे हैं, शिक्षा के प्रबंधन के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? हेनरी फ्यूल ने शिक्षा के प्रबंधन के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? 14 सिद्धांतों का। थोड़ी सी फटाफट बात बता देता हूँ क्या है ये। तो हेनरी फ्यूल जो है, बेसिकली हेनरी फ्यूल ने सूत्र दिया था कौन सा? पीओ ट्रिपल सी का। कौन सा दिया था? पीओ ट्रिपल सी का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल, कमांड और कोऑर्डिनेशन। किसने दिया था? हेनरी फ्यूल ने। तो कितने भाग इन्होंने बताए प्रबंधन के? 5 भाग बताए। लेकिन अगर इनकी बात करें प्रबंधन के सिद्धांतों की, प्रबंधन के सिद्धांतों की बात करें तो इन्होंने 14 सिद्धांत दिए थे। कितने सिद्धांत दिए थे?
14 सिद्धांत दिए थे। सर ऐसा क्या था इन 14 सिद्धांतों में? इन 14 सिद्धांतों को प्रशासन के सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशासन के सिद्धांत। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रशासन के सिद्धांत किसने दिए? हेनरी फियोल ने दिए। कितने दिए? 14 सिद्धांत दिए। किसने दिए? हेनरी फियोल ने। कितने सिद्धांत दिए? 14। याद रह जाएगा। हेनरी फियोल ने 14 सिद्धांत दिए। प्रबंधन के सिद्धांत भी इनको बोल सकते हैं, प्रशासन के सिद्धांत भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। प्रबंधन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रशासन, क्या हो जाएगा आपका? 14 सिद्धांत हो जाएंगे। किसने दिए थे? हेनरी फियोल ने। सूत्र कौन सा दिया था? पीओ ट्रिपल सी। कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। याद रह जाएगा। बुक भी थी ना इसकी, हेनरी फियोल साहब की एक बुक भी आपको मैंने बताई थी। याद है किसी को? बताएगा कोई मुझे कौन सी बुक थी जी? हाँ जी, बुक थी इनकी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। एक आपको मैंने लूथर गुलिक साहब की बुक बताई थी, कौन सी? उनकी बुक मैंने आपको बताई थी, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937। याद रह जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं है। चलो अच्छा, इनके भी मैं बता ही देता हूं। अगर आपके पास पूछ ले लूथर गुलिक का जो सूत्र है प्रबंधन का, वो तो क्या है? पोस्ट कॉर्ब। वो तो क्या है? पोस्ट कॉर्ब। ऊपर अभी बता के आया हूं। पोस्ट कॉर्ब में कितने भाग हैं? 7 भाग में प्रबंधन उन्होंने समझाया। POSD CO एक साथ, R और B। ठीक है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग डायरेक्टिंग। CO का मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन, R का मतलब हो गया रिपोर्टिंग बजटिंग। ये काम किसने किया था? लूथर गुलिक ने। लूथर गुलिक के अगर सिद्धांत पूछे, लूथर गुलिक ने कितने सिद्धांत दिए? जैसे हेनरी फ्योल ने कितने सिद्धांत दिए? 14 सिद्धांत। तो लूथर गुलिक के सिद्धांत पूछ ले तो भी तो क्वेश्चन तो बनता ही है। अच्छा, तो लूथर गुलिक ने कितने सिद्धांत दिए? 10 सिद्धांत दिए। कितने सिद्धांत दिए? 10 सिद्धांत दिए। ठीक है। लूथर गुलिक साहब ने कितने सिद्धांत दिए? 10 सिद्धांत। हेनरी फियोल ने कितने सिद्धांत दिए? हेनरी हेनरी फियोल ने कितने सिद्धांत दिए? 14 सिद्धांत दिए। इन 14 सिद्धांतों को क्या कहा जाता है? प्रशासन के सिद्धांत या प्रबंधन के सिद्धांत। और आपके कौन है? उर्विक। कौन है? उर्विक। मैंने आपको बताया था ये दोनों साथ में इन्होंने बनाया था ये सूत्र आपका पोस्ट कॉर्ब का। दोनों का नाम साथ में आता है, लूथर गुलिक और उर्विक का सूत्र, यानी कि पोस्ट कॉर्ब हो गया। लेकिन सिद्धांत जो है इनमें दोनों के अलग अलग विशेषता पाई जाती है। लूथर गुलिक के जो सिद्धांत है वो आपके 10 सिद्धांत है। उर्विक के सिद्धांतों की अगर अपने बात करें तो उर्विक के जो सिद्धांत है वो इनसे थोड़े कम है। उर्विक उर्विक से 8 याद रखना। उर्विक से क्या याद रखना? 8। तो उर्विक के जो सिद्धांत हैं वो है 8। इनको जेड सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सिद्धांतों को जेड सिद्धांत भी कहते हैं। इन सिद्धांतों को, उर्विक के सिद्धांतों को जेड सिद्धांत भी कहते हैं। हेनरी फियोल के सिद्धांतों को प्रशासन के सिद्धांत या आप कह सकते हो प्रबंधन के सिद्धांत। किसको? हेनरी फियोल को। लूथर गुलिक के ये जो 14 सिद्धांत हैं इसमें से इनका एक सिद्धांत है, इनमें से इनका एक सिद्धांत है 4 पीस का। 4 P का एक इनका सिद्धांत है। लूथर गुलिक के ये जो 10 सिद्धांत आपको मैंने बताए, इसमें से एक सिद्धांत इनका है 4 पीस का। इस एक सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा है? 4 पीस के बारे में इन्होंने बताया है। 4 पीस से क्या मतलब है? 4 पीस से यहाँ पे क्या मतलब है इसको भी हम समझते हैं। पहले P का मतलब है पर्पस, कि आपका मैनेजमेंट में कोई पर्पस होना चाहिए। फिर आपकी प्रोसेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक प्रोसेस होनी चाहिए। फिर क्या है? आपका एक पर्सन होना चाहिए, काम करने के लिए पर्सन भी चाहिए। फिर एक प्लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेस। तो हिंदी में अगर अपन बात करें, किसी को थोड़ा सा हिंदी में चाहिए तो वो भी अपन बता देंगे, सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर्पस का मतलब हो गया आपका उद्देश्य। क्या मतलब हो गया? उद्देश्य। प्रोसेस का मतलब आपका क्या हो गया? प्रक्रिया। पर्सन का मतलब आपका हो गया व्यक्ति। प्लेस का मतलब आपका हो गया स्थान। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? हेनरी फ्योल का। हेनरी फ्योल का सूत्र है पीओ ट्रिपल सी। कितने भाग हैं? 5। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। सिद्धांत क्या है? 14 सिद्धांत इन्होंने दिए। प्रशासन के सिद्धांत, प्रबंधन के सिद्धांत। बुक कौन सी है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। लूथर गुलिक की बुक कौन सी है? लूथर गुलिक की बुक कौन सी है? पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ मैनेजमेंट। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ मैनेजमेंट कब लिखी थी? 1937 में। सूत्र क्या है? पोस्ट कॉर्ब। किसके साथ लिखा था? उर्विक का। उर्विक के कितने सिद्धांत है? 8। क्या बोलते हैं? जेड सिद्धांत। हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत। क्या बोलते हैं? प्रशासन या प्रबंधन। लूथर गुलिक के सिद्धांत आपके 10। एक सिद्धांत उनमें से क्या है? 4 पीस का। पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति, स्थान। याद रह जाएगा। कोई दिक्कत इसको किसी में? किसी को भी इसमें कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट
आ जा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया शैक्षिक प्रबंधन। हाँ जी, ये फिर वही डेफिनेशन आ गई जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है, वही डेफिनेशन आपकी आ गई। अच्छे से इसको पढ़ लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ इस डेफिनेशन में ये क्या कहना चाहता है। सीधी सीधी परिभाषाएं आपको याद रखनी होती है। शैक्षिक प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो जाए। यह किसके विचार है? तो आपको बेटा इसमें एक ही वर्ड पकड़ना है, मैंने आपको बताया था सफलतापूर्वक। तो सफलतापूर्वक काम किसने कहा था? सीयर्स ने। सफलता मतलब सीयर्स, सीधा सीधा याद रखोगे, सफलता मतलब सीयर्स। कोई दिक्कत किसी को इसमें? कोई दिक्कत किसी को इसमें? इनके बारे में भी आपको एक एक फैक्ट बता देता हूँ। 1.25 घंटे की वीडियो हो गई, चलो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो चैप्टर अपन कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं सारा ज्ञान आज ही लेना जरूरी नहीं है। ये चैप्टर हम पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, कॉन्सेप्ट फंक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंधन की संकल्पना, कार्य और सिद्धांत। सिर्फ इसी चैप्टर के मैं आपको 100 से 120 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। इतने क्वेश्चंस जब आप करोगे, तो मैंने आज आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं। आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखी है ना, तो इन 30 क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए ऑलरेडी, कि एक आंसर बताने के बाद बाकी 3 की भी डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये ऊपर इतना ऐसी थोड़ी भर दिया मैंने, ठीक है ना, ये चीजें इतनी ऐसी थोड़ी भर दी, इतना शानदार आपको मैंने बताया है। बताओ कैसी बात करो तुम, ऐसी घबराते हो? तो इन 30 के अंदर अगर 100 क्वेश्चन तैयार हो गए, तो इन 100 के अंदर तो कम से कम 300 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। टोटल मैं तुम्हें 1500 से 2000 क्वेश्चन देने वाला हूँ। बताओ कहाँ रुकोगे तुम? इसका मतलब हो गया 3000 से प्लस क्वेश्चन आपके बन जाएंगे विद ऑप्शंस, अगर मैं सारे करवाता हूँ तो, ठीक है ना। तो कहाँ दिक्कत आ रही है? तो सफलतापूर्वक सीयर्स हो गया, इनके बारे में मैं नेक्स्ट उसमें बता दूंगा, आ जाएगा स्लाइड में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन एक बार लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ना, ज्यादा फिर टाइम लग जाएगा। तो याद कैसे रखना है इसको? सफलता मतलब सीयर्स। जैसे आपने जेडी मुने, जेडी मुने, जेडी मुने मानवीय संसाधन, जेडी मुने मानवीय संसाधन, राय बर्न, बर्न का मतलब जलता है। लोग कब जलते हैं? जब आपका दृढ़ चरित्र होता है। कब होता है दृढ़ चरित्र? आपका चरित्र भी दृढ़ है, आपका भाई साहब धैर्यवान भी हो, साहसी भी हो, अदम्य साहस का परिचय, ये वो फलाना ढिकड़ा, कुलबली, कुलबली मच गई यानी कि कुरबली। कौन आ गया? कुरबली। पिट्समैन ने क्या कहा था? ने क्या कहा था? पिट्समैन ने क्या कहा था? पिट्समैन का मतलब है पुस्तकालय यानी पहचान। उत्तम प्रकार का पुस्तकालय ही उत्तम विद्यालय की पहचान है। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा था कि सुव्यवस्थित समय सारणी सुव्यवस्थित दिमाग की उपज है। सुव्यवस्थित समय सारणी सुव्यवस्थित दिमाग की उपज है। विद्यालय की समय सारणी किसको, विद्यालय का स्पार्क प्लग किसको कहते हैं? समय सारणी को कहते हैं। स्पार्क देखकर लगता है झटका, मुंह से निकलता है बीसी। तो प्रोफेसर बीसी राय ने बोला था विद्यालय की समय सारणी को स्पार्क प्लग, ठीक है, ये चीज याद रखना। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहना चाहता है, इसके बाद वाइंड अप करेंगे इस वीडियो को। लूथर गुलिक के अनुसार आधुनिक संप्रत्यय के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन के कितने तत्व या कितने घटक हैं? लूथर गुलिक ने कितने घटक बताए हैं? तो लूथर गुलिक और उर्विक ने एक सिद्धांत दिया था पोस्ट कोर्ब का। क्या सिद्धांत दिया था? पोस्ट कोर्ब का। इस पोस्ट कोर्ब में कितने तत्व उन्होंने बताए? 1 2 3 4, सी ओ एक साथ है, कोऑर्डिनेशन, आर और बी अलग है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये एक ही साथ पढ़ना है। तो 7 तत्व बताए। कितने तत्व बताए? 7। कौन कौन से तत्व हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पी का मतलब है प्लानिंग, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, एस का मतलब है स्टाफिंग, डी का मतलब है डायरेक्टिंग, सी ओ का मतलब है कोऑर्डिनेशन, आर का मतलब है रिपोर्टिंग, बी का मतलब है बजटिंग। ये काम किसने किया था? लूथर गुलिक और उर्विक ने। लेकिन अगर वैसे पूछ लिया जाए कि लूथर गुलिक और उर्विक ने ये सिद्धांत तो दिया था, घटक तो इसने बताए हैं 7, लेकिन अगर वैसे पूछ ले कि सिद्धांत कितने दिए हैं, वैसे अगर पूछ ले लूथर गुलिक के सिद्धांत, 10 सिद्धांत दिए हैं लूथर गुलिक ने। कितने दिए हैं? 10। इन 10 सिद्धांत के अंदर एक सिद्धांत ऐसा है जिसमें उन्होंने 4 आधार बताए हैं। क्या बताए हैं? 4 आधार, जिसको हम 4 पीस कहते हैं। 4 पीस का मतलब आपका पर्पस, पर्सन, प्लेस और क्या रह गया? पर्पस, पर्सन, प्लेस और प्रोसेस। ये 4 पीस का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ऑन द अदर हैंड जो आपके हेनरी साहब हैं, हेनरी फ्योल हैं, हेनरी फ्योल साहब ने कितने सिद्धांत दिए? 14 सिद्धांत दिए, जिसको कहा जाता है प्रशासन के सिद्धांत या प्रबंधन के सिद्धांत। बुक इनकी है आपकी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। लूथर गुलिक साहब की बुक कौन सी है? पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको 1937 में इन्होंने पब्लिश किया था। याद रह जाएगी सारी चीजें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो भाई लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मजा आया तो लाइक जरूर कर देना, मुझे इसी से मोटिवेशन मिलेगा और शानदार वीडियो लेके आऊंगा। ये प्लेलिस्ट तभी सक्सेसफुल चलेगी जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे जो चीज आपको और बेटर करनी है, जो आपको लग रहा है कि और बेटर सर ये चीज हो सकती है, वो मुझे जरूर बताना। अगर आपको लगा कि सब एकदम टॉप नॉच है,
एकदम टॉप नॉच काम करवा रहे हो सर, मजा आ गया वीडियो देख के। तो भाई साहब कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट जरूर कर देना। तारीफ सबको अच्छी लगती है। अगर आपको काम पसंद आया हो तो बताना मुझे। अगर फिर भी आपको लगता है कि थोड़ी सी कोई चीज और इसमें ऐड होनी चाहिए, ये चीज रह गई वो चीज रह गई, तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। उसको अपन और बेटर करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, क्योंकि अभी काम लंबा चलेगा। पूरी अपनी टीम इसमें लगी हुई है, स्लाइडे व्लाइडे बन रही है, बहुत शानदार, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर कर देना भाई, लास्ट काम बस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की। चैप्टर 1 ही चलेगा अभी अपना। चैप्टर 1 की आई थिंक कम से कम ज्यादा नहीं तो मैं 4 वीडियोस तो दूंगा आपको। चैप्टर 1 बड़ा है, 4 वीडियोस दूंगा। उसके बाद जब हम धीरे धीरे एस आर एस सी आर टी एन सी आर टी आर एस सी आर टी इन सब पे चलेंगे तो उन सबके तो एक एक दो दो वीडियो में काम हो जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो 4 वीडियो इसकी अपन को लगेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टड़ा।